नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 781 मार्गदर्शन। ताओ एर द्वारा अध्ययन की गई निर्जन स्वर्ग तकनीक अत्यंत सती और समझने में आसान थी। हालांकि इसे समझना इसे कर पाने की क्षमता नहीं रखता था। ये किसी किताब में बने एकदम गोल घेरे जैसा था। देखने में तो ये सरल लगता था, लेकिन इसे हाथों से बनाना मुश्किल था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसके कारण हाथों पर नियंत्रण खो जाता था। इसी प्रकार निर्जन स्वर्ग तकनीक का सबसे कठिन भाग ऊर्जा पर नियंत्रण था। यद्यपि 10,000 परिसाम्राज्य स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत तियान युआन जगत की तुलना में कहीं बेहतर थी, फिर भी निर्जन स्वर्ग तकनीक के लिए आवश्यक बुनियादी चरण समान थे। तियान युआन जगत की निर्जन स्वर्ग तकनीक की तरह इसमें भी 3 चरण थे, अर्थात पहला चरण ऊर्जा निष्कर्षण, दूसरा चरण ऊर्जा सील को नियंत्रित करना, तीसरा चरण स्वयं अवशेष का निर्माण करना। पहला चरण बुनियादी था, जिसमें फे हड्डियों के भीतर मौजूद ऊर्जा को धीरे धीरे निकाला जाता था। कई फे हड्डियों में अत्यधिक ऊर्जा होती थी, जिससे उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता था। परिणामस्वरूप उन्हें अपनी इच्छानुसार संभालना आसान नहीं था। यदि ऊर्जा को पूरी तरह से नहीं निकाला जाता तो न केवल सामग्री की बर्बादी होती, बल्कि फे हड्डी से बनी कलाकृति का सही ढंग से परिष्करण भी नहीं हो पाता। दूसरे चरण में मुहरों को बनाने और नियंत्रित करने का काम और भी जटिल था, क्योंकि इसमें कई हस्तमुहर तकनीकें शामिल थीं। तियान युआन जगत में भी हस्तमुहरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए 10,000 परी ऊर्जा वाले स्वर्ग में तो उजाड़ स्वर्ग तकनीक की हस्तमुहरों की संख्या आकाश के तारों के बराबर थी। अलग अलग मौलिक परी अस्थि ऊर्जा के लिए उपयुक्त हस्तमुहरें थीं। यदि कोई इसे ठीक से नहीं कर पाता तो वह अपनी मेहनत से निकाली गई ऊर्जा को व्यर्थ कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हो सकता था। अंतिम चरण यानी अवशेष का निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन इसके लिए पहले 2 चरणों का पूर्णतया सही ढंग से किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा ये सरलता सापेक्षिक थी। अवशेष को आकार देने के लिए कई तकनीकें थीं और प्रत्येक तकनीक के अलग अलग प्रभाव थे। 10,000 परियों के साम्राज्य के निर्जन स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक में तियान युआन जगत की निर्जन स्वर्ग तकनीक से समानता होने के कारण और ये उनकी बुद्धि अच्छी होने के कारण वह पुस्तक में वर्णित तकनीकों को शीघ्रता से समझ सका। जब उसने पुस्तक की जानकारी की तुलना ताओ एर से की तो ये ने तुरंत महसूस किया कि ताओ एर प्रत्येक चरण को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पा रही थी। ताओ एर की साधना का स्तर सीमित था, इसलिए उसके लिए फे हड्डियों में ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। इसी कारण उसके अवशेष निर्माण के दौरान खामियां उत्पन्न हुई और मुहरों के प्रति वह जितनी अधिक सावधानी बरतती थी, ताओ एर उन्हें छोड़ने के लिए उतनी ही अनिच्छुक होती जा रही थी। ये देखकर कि सामग्रियों का बर्तन लगभग बेतरतीब ढंग से उबलकर बिखरने वाला था, ये ने अनुमान लगाया कि विस्फोट होना बस समय की बात थी। ताओ एर, तुमने जो 3 मुहरें बनाई हैं उन्हें अभी त्याग दो। ये यून अचानक बोल पड़ी, जिससे ताओ एर चौंक गई। उसके हाथ पर बनी तीनों मुहरें उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी। हालांकि वह उन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाई थी, फिर भी ताओ एर के लिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली उपलब्धि थी। वह तीनों मुहरों को एक पवित्र वस्तु में बदलने के लिए पूरी लगन से काम कर रही थी, लेकिन ये यून ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। वह ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? इसके अलावा ताओ एर की धारणा के अनुसार ये यून अभी अभी एक निचले लोक से 10,000 परी स्वर्ग में आया था। वह 10,000 परी स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीकों के बारे में कैसे जान सकता था? ये तो असंभव होना चाहिए। ताओ एर को क्षण भर के लिए अचंभित देखकर ये यून ने दोहराया, मेरे निर्देशों का पालन करो और उन्हें त्याग दो। ये यून के शब्द बहुत निर्णायक थे। तुमने जो 3 मुहरें संघनित की हैं उनमें कुल 17 संरचनात्मक दोष है। यदि तुम उन्हें अवशेष में मिलाओगे तो न केवल इससे प्रभावकारिता नहीं बढ़ेगी, बल्कि ऊर्जा भी अव्यवस्थित हो जाएगी। 17 ऊर्जा दोष। ताओ एर हैरान थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने जो मुहरें बनाई थी उनमें कितनी ऊर्जा संबंधी खामियां थीं, लेकिन ये यून ने उन सभी को पल भर में गिन लिया। ताओ एर को यह बात कुछ अविश्वसनीय लगी, लेकिन वह जानती थी कि उसने जो मुहरें बनाई थी उनकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी। ऐसे में उसके द्वारा एक सफल कलाकृति बनाने की संभावना बेहद कम थी। और जब ये यून ने उसे यह बात बताई तो ताओ एर ने अपना मन कठोर कर लिया और ये यून की बात पर विश्वास कर लिया। आखिरी उपाय के तौर पर उसने ये यून के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। जैसे ही ताओ एर ने अपना हाथ ढीला छोड़ा, उसने अभी अभी संघनित की गई तीनों ऊर्जा मुहरों को त्याग दिया। स्वर्ग की सर्वोच्चता की मुहर त्याग दो, फायर विलो सील छोड़ दो, सूर्य चंद्रमा मुहर त्याग दो, धरती की गर्जना सील त्याग दो। उल्लेखित सभी मुहरों को बिखेर दें और उन्हें फिर से परिष्कृत करें। इस समय ताओ एर की कड़ाही के ऊपर रंगीन मुहरें उड़ रही थी। ये यून द्वारा वर्णित सभी चिन्हों को ताओ एर ने बड़ी मेहनत से संघनित किया था, लेकिन ये यून के एक निर्देश पर उसे उन्हें बिखेरना पड़ा और फिर से शुरू से परिष्कृत करना पड़ा। लेकिन उद्धरण चिन्ह। ताओ एर हिचकिचाने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बची हुई युआंची शायद उन मुहरों को दोबारा संघनित करने के लिए अपर्याप्त होगी। हालांकि ये यून के निर्देशों में निहित दृढ़ता ने उसे अवचेतन रूप से उसकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। ताओ एर ने दांत पीसते हुए ये यून द्वारा बताए गए सभी मुहरों को नष्ट कर दिया। पा 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 ऊर्जा की मुहरें प्रकाश की एक सुंदर वर्षा में तब्दील हो गई। हालांकि यह बहुत सुंदर था। ताओ एर का नन्हा चेहरा सिकुड़ गया, क्योंकि उसका दिल उनके लिए दर्द से तड़प रहा था। स्वर्ग की परम शक्ति की मुहर को पुनः बनाओ, पहले से दुगुनी ऊर्जा निकालो। ये यून ने ताओ एर का मार्गदर्शन करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसे शुरुआत से ही पहले की तुलना में दोगुनी ऊर्जा लगानी पड़ी।
ताओए ने घूंट भर लार ली। दुगुनी ऊर्जा। वह सामान्य ऊर्जा को भी मुश्किल से नियंत्रित कर पाती थी, दुगुनी ऊर्जा से तो कहीं विस्फोट न हो जाए। मेरे निर्देशों का पालन करो। अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली पर ऊर्जा के प्रवाह को दबाओ। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से ये यून ताओ एर द्वारा नियंत्रित ऊर्जा के प्रत्येक कण को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये यून प्रत्येक मोहर में मौजूद दोषों का पता लगा सकता था, और यदि कोई दोष थे तो वे कहाँ थे। वह दोषों के परिणामों की भविष्यवाणी भी कर सकता था या ये बता सकता था कि क्या इससे अवशेष में विस्फोट होगा या नहीं। जब ये यून ताओ एर का मार्गदर्शन कर रहे थे तो वे तुरंत उनकी गलतियों या कमियों को भी इंगित कर देते थे। अपने हाथ को स्थिर करो, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाओ, अब समय आ गया है। मुद्रा बनाओ। ये यून के लहजे पर संदेह नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते ताओए ने उसके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। अंततः जब उसने अपने हाथ जोड़े तो ऊर्जा संघनित होकर एक सुंदर नीली आकृति में तब्दील हो गई जो हवा में तैरती रही। यह एक स्वर्ग की सर्वोच्चता की मुहर थी। स्वर्ग की सर्वोच्चता की मुहर एक ऐसी मुहर थी जिसे ताओ एर को अपनी परिअस्थि अवशेषों के शोधन की प्रक्रिया के दौरान संघनित करने में अत्यंत कठिनाई हुई। संयोगवश ताओ एर को जिन अवशेषों के शोधन की आवश्यकता थी उन सभी के लिए इस मुहर की आवश्यकता थी, इसलिए यह बात उसे बहुत परेशान करती थी। लेकिन अब नीली रोशनी से जगमगाती इस बेहद खूबसूरत स्वर्ग की गरिमा की मुहर को अपनी आंखों के सामने तैरते हुए देखकर ताओ एर को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि वह स्वर्ग की गरिमा की मुहर बनाने में माहिर नहीं थी, फिर भी इसे बनाते समय वह इसकी गुणवत्ता को पहचान पाए। ये निश्चित रूप से पहले बनाई गई किसी भी स्वर्ग की गरिमा की मुहर से बेहतर थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस स्वर्ग की गरिमा की मुहर में पहले से दोगुनी ऊर्जा थी, इसलिए इस मुहर का इस्तेमाल करने पर इसकी प्रभावकारिता स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक होगी। क्या इसे मैंने संक्षिप्त किया है? ताओ एर क्षण भर के लिए अवाक रह गई और मन ही मन बुदबुदाए। ध्यान मत भटकाओ। अगला चरण सूर्य चंद्रमा मुहर। ये यून ने ताओए की पहले से बनी 7 मुहरों को पुनः बनाने के लिए चुना था। इसका कारण ये था कि ताओए द्वारा बनाई गई 7 मुहरों की गुणवत्ता बहुत खराब थी। यदि उनका जबरदस्ती उपयोग करके फे अस्थि अवशेष को संघनित किया जाता तो इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती और अंततः सभी सामग्री नष्ट हो जाती। ओह! ये यून द्वारा सचेत किए जाने पर ताओए अचानक जाग उठी। उसने जल्दी से अपनी शेष मुहरों को पूरा किया। वह जानती थी कि निर्जन स्वर्ग तकनीक का प्रयोग करते समय उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। यदि वह ध्यान भटकने के कारण इतनी उत्तम स्वर्ग अभिमान मुहर को तोड़ देती तो निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन भाई की कुल्लुओ कबीले की वीरान स्वर्ग तकनीक की इतनी अच्छी समझ कैसे थी कि वह तुरंत उसकी कमियों को बता सके। अध्याय 782 अवशेषों के गुण। ताओ एर को नहीं पता था कि यून ने ये कैसे कर दिखाया। हालांकि उसकी कई सीमाएं थीं, फिर भी वह जानती थी कि ऊर्जा पर नियंत्रण के दौरान ये यून द्वारा की गई हर गलती को सटीक रूप से पहचान पाना एक बेहद मुश्किल काम था। केवल समृद्ध अनुभव वाले और अपने शिष्यों के साथ अक्सर संवाद करने वाले डेसोलेट हेवन तकनीक के ग्रैंड मास्टर ही अपने शिष्यों को इतनी कुशलता से मार्गदर्शन करने की इस उपलब्धि को हासिल कर सकते थे। यदि वह कोई साधारण डेसोलेट हेवन मास्टर होता या लुओ वंश का कोई युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होता तो वह केवल डेसोलेट हेवन तकनीक में ही निपुण होता, लेकिन दूसरों का मार्गदर्शन करने का अनुभव उसमें नहीं होता। ऊर्जा नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान वह शायद खामियों को पहचान भी न पाता, और डेसोलेट हेवन तकनीक के वास्तविक निष्पादन के दौरान दूसरों को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देना तो दूर की बात है। ये यून की हर सलाह एकदम सटीक थी। ताओए वैसे भी मूर्ख नहीं थी, इसलिए उनके मार्गदर्शन में उसने उन मुहरों को पूरा करना शुरू कर दिया जो उसके लिए बहुत कठिन मानी जाती थी। जब उसने उन मुहरों को अपने सामने साकार होते देखा जिन्हें वह पहले बेहद कठिन मानती थी तो ताओए का उत्साह बढ़ता ही गया, उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। बस थोड़ा और लगभग हो ही गया। जब सभी मुहरें पूरी हो गईं तो वे एक केंद्रीय भाग में एकत्रित हुईं और अंततः संघनित हो गईं। एक स्वप्निल रंग जैसी चमक के साथ वे मुहरें अंततः एक लोनगान के आकार के अवशेष में तब्दील हो गईं। बूप! वह अवशेष ताओ एर के हाथ में आ गिरा। उसमें अभी भी ऊर्जा का गर्म प्रवाह प्रवाहित हो रहा था, जिसके कारण छूने पर वह कुछ हद तक झुलसाने वाला था। जब ताओ एर ने इस क्रिस्टलीय अवशेष को अपने हाथों में लिया और इससे निकलने वाली गर्माहट को महसूस किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह सपने में हो। क्या इसे मैंने संक्षिप्त किया है? ताओए का दिल जोर से धड़कने लगा। बहुत समय पहले लुओ कबीले में शामिल होने के कारण उसे किसी भी पवित्र वस्तु की गुणवत्ता का आकलन करने का अनुभव था। उसे पूरा विश्वास था कि यह पवित्र वस्तु न केवल सफलतापूर्वक निर्मित की गई है बल्कि बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की भी है। 10,000 परियों के स्वर्ग में अवशेषों के लिए एक व्यापक मूल्यांकन रैंकिंग थी। एक ही प्रकार के अवशेष को परिष्करण के परिणाम के आधार पर रैंक किया गया था, जो निम्न से निम्न, साधारण, परिष्कृत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और आध्यात्मिक उद्भव तक जाता था। किसी अवशेष का स्तर जितना ऊंचा होता था उससे भी उच्च गुणवत्ता वाला अवशेष बनाना उतना ही कठिन होता था। उदाहरण के लिए सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अवशेष साधारण गुणवत्ता में भी अत्यंत मूल्यवान थे। परिष्कृत गुणवत्ता वाले अवशेष तो अत्यंत दुर्लभ थे। लेकिन अगर ये ताओ एर द्वारा परिष्कृत की गई जैसी निम्न स्तर की कोई कलाकृति होती तो एक विशिष्ट प्रतिभाशाली निर्जन स्वर्ग स्वामी इसे उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ तैयार करने में सक्षम होता। निम्न स्तर के अवशेष सर्वोत्तम स्थिति में भी उत्कृष्ट गुणवत्ता के हो सकते थे, जबकि उत्कृष्ट और आध्यात्मिक उद्भव जैसे गुण उच्च स्तर के अवशेषों के लिए ही विशिष्ट थे। विशेष रूप से आध्यात्मिक जागृति के गुण के संदर्भ में इसका अर्थ यह था कि अवशेष में आध्यात्मिकता का ऐसा विकास हो चुका था कि वह स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करने और स्वयं को विकसित करने में सक्षम था। ये गुण निम्न स्तर के अवशेषों में नहीं पाया जा सकता था। ताओ एर ने अनुमान लगाया कि उसने अभी जिस अवशेष को परिष्कृत किया था वह साधारण और परिष्कृत गुणवत्ता के बीच कहीं था। यह एक ऐसा गुण था जिसकी उसने अतीत में कल्पना भी नहीं की थी।
आखिरकार वह घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री को भी परिष्कृत नहीं कर सकती थी। आमतौर पर वह कड़ाही को विस्फोट कर देती थी और सामग्री को राख में बदल देती थी। क्या वह एक ही बार में ऐसी कलाकृति बना सकती है जो सामान्य गुणवत्ता से भी कहीं बेहतर हो? ताओ एर को यह बात अविश्वसनीय लगी। जैसे जैसे उसने इस पर विचार किया, उसे लगा कि यह वास्तव में संभव है। उसकी अंतिम मुहर एक ही झटके में लग गई थी और इसी वजह से उसके पास अंत तक पर्याप्त युवांची ऊर्जा बची रही। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मुहरें दोगुनी ऊर्जा से लगाई गई थी, इसलिए स्वाभाविक ही था कि उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। ताओ ने ये यून को देखे बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखों में विस्मय, हैरानी और यहाँ तक कि श्रद्धा का भाव भी था। जब से उसने वीरान स्वर तकनीक सीखना शुरू किया था, तब से उसे केवल निराशा और हताशा ही मिली थी। वो अपनी मालकिन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसे वीरान स्वर तकनीक सीखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज ये यून की मदद से उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। ये यून ने जब उसे इतना बड़ा अवसर दिया था, तो भला वो उसके प्रति श्रद्धा क्यों न रखे? भाई, आपने ये कैसे किया? क्या आप लुओ वंश की निर्जन स्वर तकनीक जानते हैं? ताओ की उत्तेजना इतनी बढ़ गई थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में नहीं, लेकिन क्या आपकी किताबें आपके बगल में नहीं रखी हैं? ये यून ने अपने हाथ में पकड़ी किताब लहराई। ये निम्न स्तरीय निर्जन स्वर तकनीक विधियां गोपनीय नहीं थी, इसलिए लुओ वंश का कोई भी शिष्य इन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता था। और यह सच था कि यून ने पुस्तक पढ़कर ताओ द्वारा बनाई गई मुहरों का पता लगा लिया था। अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके वह ताओ का मार्गदर्शन करने के लिए सही निर्णय लेने में सक्षम था। जब ये यून 10,000 परियों के स्वर्ग में पहुंचा था, तब लुओ फेंगलिंग द्वारा बचाए जाने के कारण ही वह अनंत अंतरिक्ष में लंबे समय तक भटकता रहा और अपना समय बर्बाद करता रहा। और स्पिरिट क्रूजर में अपनी यात्रा के दौरान जब उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी, तब ताओ एर ने उसकी देखभाल की। इससे ये यून को इस मेहनती नौकरानी के बारे में बहुत अच्छी धारणा बनी। ये देखकर कि ताओ अपनी निर्जन स्वर तकनीक में कई तरह के मोड़ ले रही थी, उसने अचानक ही उसका मार्गदर्शन करने का फैसला किया। ये यून की बातें सुनकर ताओ पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, मानो उसके सामने खड़ा ये यून कोई प्रागैतिहासिक दिव्य प्राणी हो। क्या वह सिर्फ किताब पढ़कर ही उसे मार्गदर्शन दे सका? ताओ का साधना स्तर केवल बैंगनी रक्त स्तर के शिखर पर था, जो ये यून से कई स्तर नीचे था। स्तर में अंतर के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी समझ, अंतर्दृष्टि और सीखने की गति में भी अंतर था। जो ज्ञान ताओ को महीनों की मेहनत से सीखने में लगा, वही ज्ञान एक उच्च स्तरीय योद्धा दिनों में सीख सकता था। लेकिन अगर साधना स्तर में अंतर को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी यह इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए था कि वह वीरान स्वर की तकनीक की किताब के पन्ने पलटकर ही उसे आसानी से मार्गदर्शन दे सके। इसके अलावा उसका मार्गदर्शन एकदम सटीक था, जिससे वह साधारण से कहीं बेहतर गुणवत्ता वाली परी अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने में सक्षम हुई। ताओ ने अपना छोटा सा मुंह खुला रखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह खुद को रोक नहीं पाए और ये यून के हाथों से किताब ले ली, ये सोचकर कि क्या ये वही किताब है जो उसने पढ़ी थी। भाई, ये आप अवश्य ही एक बहुत अच्छे निर्जन स्वर के गुरु होंगे, है ना? ताओ काफी देर तक अचंभित रही, फिर उसने पूछा। उसने अनुमान लगाया कि जब ये यून निचले लोक में था, तब वह अपने लोक में एक शीर्ष निर्जन स्वर्ग स्वामी रहा होगा। ये यून मुस्कुराए और बोली, ऐसा नहीं है, मैंने अपना ज्यादातर समय साधना में बिताया है। मैं निर्जन स्वर तकनीक सीखना चाहती हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैंने जो सीखा है वह सीमित है। ये यून ने हाथ हिलाया। क्लाउड वाइल्डनेस से बाहर आने के बाद से वह लगातार साधना में लगा हुआ था। चाहे शेंतु नानतियान से खतरा हो या काले कवच वाले दानव देवता का प्रकट होना, इन सभी ने ये यून पर बहुत दबाव डाला था। जीवन और मृत्यु के खतरे के बीच उसके पास निर्जन स्वर्ग तकनीक का अध्ययन करने का समय कैसे हो सकता था? अब जब वह 10,000 परियों के स्वर्ग में था, तो ये यून को अचानक लगा कि वह आराम कर सकता है। किसी खतरे के बिना वह आरामदेह जीवन व्यतीत कर सकता था, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, नियमों पर चिंतन कर सकता था और अपनी साधना के स्तर को बेहतर बना सकता था। इतने लंबे समय तक तनावग्रस्त जीवन जीने के बाद ऐसा शांतिपूर्ण जीवन एक प्रकार का आनंद था। ये यून इस बात से भी खुश था कि उसने वीरान स्वर्ग तकनीक पर ज्यादा समय नहीं बिताया। आखिरकार तियान युआन जगत की वीरान स्वर्ग तकनीक, यहाँ तक कि प्राचीन तकनीकें भी 10,000 परी साम्राज्य स्वर्ग की तकनीक से कहीं कमतर थी। अब जब वह 10,000 परी साम्राज्य स्वर्ग में आ गया था, तो जिस वीरान स्वर्ग तकनीक से उसका सामना हुआ, उसका मतलब वास्तव में अतीत में सीखी हुई चीजों को फिर से सीखना था। ये यून की बातें सुनकर ताओ एर अवाक रह गई। इतनी सती शिक्षा के बावजूद वह इतना अच्छा कैसे था? ताओ मन ही मन बुदबुदाए और अचानक उसे निराशा महसूस हुई। उनके बीच का फासला बहुत बड़ा था। ये यून ताओ एर के मन की बात समझ गया, इसलिए उसने कहा, तुम्हारी साधना अभी शुरू ही हुई है। मुझे वैसे भी माउंट फेंगलिंग में आराम करना होगा, इसलिए मैं लुओ वंश की कुछ निर्जन स्वर्ग तकनीक का अध्ययन भी कर सकता हूँ। चूंकि इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी ऊर्जा नियंत्रण संबंधी समस्याओं में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
जब ये युन ने ये कहा तो ताओए अत्यंत प्रसन्न हुई। सच में धन्यवाद भाई ये। ताया दिव्य नगर छोड़ने के बाद से यह पहली बार था जब ये उनके जीवन में शांति और सुकून लौटा था। हर दिन वह सुबह उठकर माउंट फैंगलिंग पर बैठता, जहां वह पहाड़ों में उठते कोहरे को देखता और ध्यान करता था। दोपहर में वह अपनी झोपड़ी में लौट आता था और झोपड़ी में एक मेज पर उसके लिए आध्यात्मिक भोजन तैयार रखा होता था, जिसे विशेष रूप से ताओ एर द्वारा पकाया जाता था। माउंट फैंगलिंग पर ताओ एर की जिम्मेदारी केवल लुओ फैंगलिंग के लिए भोजन बनाना थी, लेकिन चूंकि लुओ फैंगलिंग अक्सर एकांतवास में रहते थे, इसलिए ताओ एर के पास ज्यादातर समय कुछ करने को नहीं होता था। साल में लगभग 1 दर्जन बार खाना बनाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ताओ एर द्वारा निर्जन स्वर तकनीक का अध्ययन करने का कारण आंशिक रूप से ये था कि वह भविष्य में लुओ फैंगलिंग के साथ जाना चाहती थी और उसके साथ दूर तक जाना चाहती थी, और आंशिक रूप से और भी बेहतर आध्यात्मिक भोजन का उत्पादन करना चाहती थी। आध्यात्मिक भोजन पकाते समय यदि किसी को निर्जन स्वर तकनीक का ज्ञान हो तो वह सामग्रियों को संसाधित करके भोजन में निहित सभी लाभकारी युआंची को मुक्त कर सकता है। इससे भोजन अधिक आसानी से अवशोषित हो जाएगा और ऊर्जा में अधिक शुद्ध होगा। अब ये युन की बदौलत ताओए की खाना पकाने की प्रतिभा एक बार फिर निखर सकती थी। ताओए ये युन के लिए खाना बनाने में बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि ये युन जैसा उस्ताद ढूंढना बहुत मुश्किल था। कई दिनों तक ये युन ने दावतों का लुत्फा उठाया। ताओ एर द्वारा पकाया गया आध्यात्मिक भोजन न केवल उनकी युआंची ऊर्जा को पुनःपूर्ति करने के लिए अच्छा था, बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी था। इसलिए भले ही ये युन को खाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह दोपहर के भोजन के दौरान अपने लिए तैयार किए गए आध्यात्मिक भोजन से अपनी भूख मिटाता था। वह प्रतिदिन लगभग 1 घंटा धीरे धीरे भोजन का आनंद लेने में बिताता था। अब आध्यात्मिक और औषधीय भोजन के साथ साथ बैंगनी क्रिस्टल के प्रशिक्षण के कारण ये युन अपनी चोटों से काफी हद तक उबर चुका था। खुद ये युन भी अपनी रिकवरी की गति से हैरान था। उसने पहले सोचा था कि उसे ठीक होने में महीनों लगेंगे, लेकिन अब लुओ फैंगलिंग द्वारा बचाए जाने के बाद से केवल आधा महीना ही बीता है। और जब ठीक होने की बात आती थी तो शुरुआत में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी। पूरी तरह ठीक होने के जितने करीब कोई होता था, उतनी ही तेजी से घाव भरते थे, क्योंकि उतने ही ज्यादा मेरिडियन ठीक होकर जुड़ चुके होते थे। ये युन का अनुमान था कि कुछ ही दिनों में वह अपनी चोटों से पूरी तरह उबर जाएगा और अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा। आध्यात्मिक भोजन के बाद दोपहर में ये युन लुओ वंश की वीरान स्वर तकनीक की नियमावली का अध्ययन करते और ताओए को मार्गदर्शन देते। ये ताओए के लिए दिनों दिन बेहद मददगार साबित हुआ। हालांकि ये युन के पास मौजूद वीरान स्वर तकनीक की पुस्तकें बिल्कुल बुनियादी स्तर की थीं। पिछले कुछ दिनों में ये युन ने वीरान स्वर तकनीक की सभी पुस्तकें पढ़ ली थीं जिन तक उसकी पहुंच थी। केवल उच्च स्तरीय और गहन विधियों वाली पुस्तकें ही बाकी थीं। भाई ये वे निर्जन स्वर तकनीक की पुस्तकें अग्नि बादल अवस्था के पुस्तकालय में रखी हैं। यदि आप पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य बन जाते हैं तो आप और भी पुस्तकें उधार ले सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ताओए ये युन की वीरान स्वर तकनीक में असाधारण प्रतिभा से और भी अधिक प्रभावित होती गई। उसे ये भी विश्वास हो गया कि केवल बुनियादी किताबें पढ़ पाना ही युन की प्रतिभा के साथ बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं था। ओह, अर्थ फायर हॉल। उद्धरण चिन्ह। ये युन थोड़ा हिचकिचाया। तियान युआन लोक में उसके पास वीरान स्वर्ग तकनीक का अध्ययन करने का समय नहीं था, लेकिन अब 10,000 परिसाम्राज्य स्वर्ग में उसके पास पर्याप्त समय था। एक योद्धा का जीवन बहुत लंबा होता है, जबकि ही उनका जीवन अभी शुरू ही हुआ था। बैंगनी क्रिस्टल ने वीरान स्वर्ग तकनीक को सीखना बेहद आसान बना दिया था, एक ऐसा अवसर जिसकी लोग तरसे रहते थे लेकिन उन्हें कभी मिलता नहीं था। अगर उसने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। लुओ वंश अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक के लिए प्रसिद्ध था। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए लुओ फैंगलिंग द्वारा यी युन को दिया गया पुनर्प्राप्ति अवशेष ही यी युन की रुचि जगाने के लिए काफी था। वह अवशेष स्वाभाविक रूप से बहुत मूल्यवान नहीं था, लेकिन उसमें निहित ऊर्जा उसकी कटी हुई नसों से गुजरकर उसके घावों को ठीक कर सकती थी। अगर कोई ऐसी प्राचीन वस्तु मिल जाए जिसका मूल्य और भी अधिक हो तो क्या होगा? ये कल्पना करना भी असंभव होगा कि चोटों को ठीक करने में वह कितनी कारगर साबित होगी। ताओ एर ने पहले भी उल्लेख किया था कि सच्चे शीर्ष स्तर के अवशेषों की चाहत 12 एम्पायरियन हेवन के सर्वोच्च व्यक्तियों और दिव्य स्वामियों द्वारा भी की जाती थी। यदि वह ऐसी कलाकृतियों को परिष्कृत कर सके तो चाहे व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो या खजाने के बदले में, यह उसके युद्ध कौशल के मार्ग के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। ये युन को फायर क्लाउड स्टेट के अर्थ फायर हॉल की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन यह 12वें एम्पायरियन हेवन में उसके मार्शल पद की शुरुआत थी। हालांकि ये युन को अपनी असीमित क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिलहाल वह निचले स्तर का युआन ओपनिंग लेवल का जूनियर ही था, इसलिए उसे धीरे धीरे कदम बढ़ाना था। फायर क्लाउड स्टेट का अर्थ फायर हॉल उसका पहला कदम था। इसके अलावा ये युन ने लुओ वंश की शाही राजधानी जाने की भी योजना बनाई थी। वहां जाने के लिए उसे फायर क्लाउड स्टेट का प्रमुख शिष्य बनना भी आवश्यक शर्तों में से एक था। मैं अर्थ फायर हॉल का शिष्य कैसे बनूं? ये युन ने पूछा। वाह, ये तो कमाल है। दूसरों के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन भाई के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। फायर क्लाउड स्टेट के 108 पहाड़ों में से हर एक को हर साल परीक्षा देने का मौका मिलता है। हमारे माउंट फैंगलिंग ने इस साल इस मौके का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हम अभी आवेदन कर सकते हैं। जब समय आएगा, मुख्यालय से कोई यहां आकर सभी सेवक शिष्यों और विविध कार्यों में लगे शिष्यों की परीक्षा लेगा। आपको बस उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। परीक्षा में कई विषय होंगे। यदि कोई किसी भी विषय में पर्याप्त रूप से उत्कृष्ट है तो वह पृथ्वी अग्नि हॉल का शिष्य बन जाएगा। लुओ वंश में व्यक्ति की ताकत और निर्जन स्वर्ग तकनीक की प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इन दोनों में से किसी एक में भी निपुण होने से लुओ वंश में आपका बहुत सम्मान होगा। परीक्षा में आपको केवल निर्जन स्वर्ग तकनीक में उत्तीर्ण होना होगा।
भाई ये आप इसे आसानी से उत्तीर्ण कर लेंगे। जब ताओए को पता चला कि यून पृथ्वी अग्निहोल की शिष्या बनने की योजना बना रही है तो वह बहुत प्रसन्न हुई। एक सेविका होने के नाते वह भी वास्तव में विविध कार्यों में लगी रहने वाली शिष्या थी और ये उनके समान ही पद पर थी। हालांकि लुओ फेंगलिंग के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण ताओए को माउंट फेंगलिंग में असाधारण दर्जा प्राप्त था। उदाहरण के लिए अर्थ फायर हॉल परीक्षा के लिए आवेदन आमतौर पर पहाड़ के मालिक द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन लुओ फेंगलिंग अक्सर एकांतवास में रहते थे, इसलिए आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार ताओ एर को सौंप दिया गया था। ताओ एर बेहद कुशल थी। रात होते होते उसने फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत पर आवेदन जमा कर दिया था और उसके बाद फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत ने फायर क्लाउड डिक्री जारी की। अग्नि बादल का फरमान स्वाभाविक रूप से केवल यीयुन के लिए ही नहीं बल्कि माउंट फेंगलिंग के प्रत्येक शिष्य के लिए था। इसमें ताओए को भी परीक्षा के दायरे में शामिल किया गया था। यह फरमान 10,000 साल पुराने अग्निसारस द्वारा पहुंचाया जा रहा था। जब वह माउंट फेंगलिंग के ऊपर से गुजरा तो उसने अपना मुंह खोला और हवा में ही फरमान का पत्र फट गया, जिससे कई लेख प्रकट हुए। 3 दिन बाद पृथ्वी अग्निहोल की परीक्षा। माउंट फेंगलिंग के सभी शिष्य इसमें शामिल हो सकते हैं। पाठ की इस पंक्ति को देखते ही माउंट फेंगलिंग के विविध कार्यों में लगे शिष्य, विशेष रूप से डोनहू, बाई वेई और सनली, सतर्क हो गए, जिससे माउंट फेंगलिंग में तुरंत उत्साह का माहौल छा गया। माउंट फेंगलिंग में लगभग 20 विविध कार्यों के शिष्य थे और उनमें से अधिकांश ने यहाँ काफी समय बिताया था, इसलिए वे पृथ्वी अग्निहोल परीक्षा की कठिनाई से भलीभांति परिचित थे। उन्हें पता था कि उनके असफल होने की संभावना है, इसलिए वे परीक्षा को लेकर उत्साहित नहीं थे। लेकिन डोनहू, बाई वेई और सनली माउंट फेंगलिंग में नए थे। उनका मानना था कि माउंट फेंगलिंग में छोटे मोटे काम करने वाले शिष्य बनकर रहना उनकी प्रतिभा की बर्बादी है, क्योंकि उनमें उच्च स्तर के शिष्य बनने की पर्याप्त प्रतिभा थी। उन्हें बस अवसर का अभाव था और अब उन्हें मौका मिल गया था। उन्हें नहीं पता था कि यह अवसर क्यों आया, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अब उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का समय आ गया है, तो भला वे उत्साहित क्यों नहीं होते। अध्याय 784 परी काला बांस। पिछले कुछ दिनों में माउंट फेंगलिंग में विविध कार्यों में लगे अधिकांश शिष्यों ने अपना दिन सामान्य रूप से व्यतीत किया। आखिरकार अवसर होने के बावजूद ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सकता है, इसलिए इसे दुर्लभ नहीं माना जाता था। ये यून तो और भी शांत स्वभाव के थे। वे अपनी सुबह की दिनचर्या का पालन करते हुए पहाड़ों में ध्यान करते, दोपहर में अच्छा भोजन करते और फिर दोपहर में किताबें पढ़कर और ताओ एर पारंपरिक माओरी विद्या के जानकारों को सलाह देकर के रूप में आराम से जीवन बिताते। भाई ये पृथ्वी अग्निहोल की परीक्षा लगभग आ ही गई है। माउंट फेंगलिंग के सभी साधना स्थल डोनहू, बाई वेई और उनके साथियों जैसे नए साधकों ने कब्जा कर लिया है। क्या आप साधना नहीं करेंगे? ताओए ने पूछे बिना नहीं रह सकी। मुख्य साधना स्थल वही स्थित था जहां माउंट फेंगलिंग की आध्यात्मिक जड़ थी, लेकिन उस पर स्वाभाविक रूप से लुओ फेंगलिंग का कब्जा था। कुछ बचे हुए साधना स्थल थे, लेकिन उन पर अन्य विविध कार्यों में लगे शिष्यों ने तुरंत कब्जा कर लिया। लुओ कुल के शिष्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। मूलतः जिसके पास योग्यता होती वही संसाधनों का लाभ उठाता। ये यून की बात करें तो वह इन साधना स्थलों के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना ही अपना दिन व्यतीत करता था। उसने तो इन पर ध्यान भी नहीं दिया। ये यून मुस्कुराए और बोली, मेरी नसें अभी अभी ठीक हुई हैं, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। मार्शल आर्ट का मार्ग कठिन और लंबा था। कई प्रतिभाशाली लोगों ने बहुत मेहनत की, इसलिए हालांकि यून लुओ फेंगलिंग जितना जुनूनी नहीं था, फिर भी उसने कभी भी अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरती। अपनी नसों में लगी चोटों के कारण उन्होंने केवल कुछ दिनों का विश्राम किया और इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लिया। ये यून की व्याख्या सुनकर ताओए ने अपनी जीभ बाहर थूकते हुए कहा, तो क्या आवेदन बहुत जल्दबाजी में जमा किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है, बस यह अच्छा है। ये यून की नसें अभी अभी ठीक हुई थी और उसका शरीर युआनची से भरा हुआ था। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होना उसे बेहद सुखद लग रहा था। योद्धाओं के लिए जब वे अत्यधिक शक्ति के आदी हो जाते हैं तो अचानक कमजोर पड़ जाना उनके लिए बहुत असहज होता है। 3 दिन बाद फायर क्लाउड स्टेट के पहाड़ों के ऊपर एक तेज गूंजती हुई चीख सुनाई दी, जैसे ही एक लाल किरण पहाड़ों के ऊपर से गुजरी। माउंट फेंगलिंग पर मौजूद सभी लोगों ने ऊपर आसमान में कबूतर के अंडे के आकार का एक लाल बिंदु देखा। पलक झपकते ही ये लाल बिंदु तेजी से फैल गया और जब यह माउंट फेंगलिंग की ओर गिरा तो ये 20-30 फीट ऊंचे अग्निसारस में बदल गया। इसके दोनों पंजे ब्लेड की तरह तेज थे, इसलिए जब यह उतरा तो इसने माउंट फेंगलिंग की चट्टान को टोफू की तरह काट डाला। जब इस सारस ने अपने पंख फैलाए तो वे इतने चौड़े थे कि एक हाथी को पूरी तरह से ढक सकते थे। इसके पंख ऐसे लग रहे थे मानो उनमें आग लगी हो, जिससे ये देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। ये यून जानती थी कि लुओ कबीले के पूर्वज अग्नि से संबंधित एक दिव्य प्राणी थे और क्योंकि उन्हें उनकी वंश परंपरा विरासत में मिली थी, इसलिए लुओ कबीले में अग्नि तत्व वाले परी प्राणियों को देखना बहुत आम बात थी। यदि उसके सामने मौजूद अग्निसारस को तियान युआन जगत में रखा जाता तो वह शायद उजार जाति की पवित्र आत्मा से हीन होता, लेकिन वह निश्चित रूप से दिव्य वन्यभूमि पर शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली उजार जानवरों में से एक होता। 10,000 परियों वाले स्वर्ग के पर्वतीय चट्टानी भाग जो अग्निसारस के पंजों के नीचे थे, निचले लोक की चट्टानों से कहीं अधिक मजबूत थे। हालांकि उन्हें तोड़ना कठिन नहीं था, लेकिन अग्निसारस के गिरने की तीव्र गति ही उन्हें चीरने के लिए पर्याप्त थी, जिससे पता चलता है कि अग्निसारस के पंजे कितने तीखे थे। दमकल मशीन पर एक सुडौल काया वाली महिला खड़ी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर काला घूंघट था। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन लग रहा था, जो उसकी मोहक काया से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। महिला के दाहिने स्तन पर एक काला अग्नि चिन्ह बना हुआ था। यह दर्शाता था कि वह लुओ वंश के पृथ्वी अग्निहोल की प्रमुखों में से एक थी। यह महिला देखने में तो जवान लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह हजारों साल पुरानी थी।
काले कपड़े पहनी महिला के युवांशी के उतार चढ़ाव की जांच करने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग किए बिना भी वह यह महसूस कर सकता था कि वह बेहद शक्तिशाली थी। आने के लिए धन्यवाद, ताओ हकलाते हुए बोली। वह नहीं जानती थी कि यह महिला कौन है या उसका क्या ओहदा है, लेकिन वह जानती थी कि झुकने में कोई हर्ज नहीं है। काले वस्त्र पहने महिला अग्निसारस की पीठ से नीचे उतरी और अपनी ठंडी निगाहों से वहां मौजूद सभी लोगों को घूरने लगी। उसकी आवाज भी बेहद ठंडी थी। उसने कहा, इस वर्ष माउंट फैंगलिंग की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी लोग, क्या वे सब यहाँ मौजूद हैं? हाँ, वे हैं, ताओ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। और ताओ एर के पीछे कुछ ऐसे शिष्य थे जो 10 साल से अधिक समय से माउंट फैंगलिंग पर छोटे मोटे काम कर रहे थे और वे काले कपड़े पहनी महिला को पहचान सकते थे। यद्यपि ताओ एर ने माउंट फैंगलिंग से संबंधित कई मामलों में लुओ फैंगलिंग का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अनुभव और ज्ञान के मामले में वह उन अनुभवी लोगों से हीन थी जो पहले से वहां मौजूद थे। ये फेरी ब्लैक बैम्बू है। किसी ने उनकी आवाज को निजी तौर पर प्रसारित किया। काली बांसुरी परी ने काले बांस के रूप में दाव की उपाधि प्राप्त की थी। उनका नाम लुओ नहीं था, लेकिन अग्नि बादल राज्य में उनकी अपार प्रतिष्ठा थी। वे आमतौर पर लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनकी इतनी प्रभावशाली प्रतिष्ठा का एकमात्र कारण उनकी अपार शक्ति के अलावा उनके द्वारा आयोजित परीक्षाएं थीं। वे सभी परीक्षाएं बिना किसी अपवाद के अत्यंत कठिन थीं, यहां तक कि उनकी अध्यक्षता में हुई परीक्षाओं के कारण कई शिष्यों को गंभीर चोटें भी आईं। छोड़ो इसे, चूंकि यह फेरी ब्लैक बैम्बू है तो चलो इस मजे में शामिल न हो। उद्धरण चिन्ह। माउंट फैंगलिंग पर कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे पृथ्वी अग्नि हॉल में विविध कार्यों के शिष्य बन सकेंगे, लेकिन अब वे अपने विचार बदल रहे थे। अगर पृथ्वी अग्नि हॉल का कोई उदार प्रमुख भी परीक्षा की अध्यक्षता करता, तब भी उनके सफल होने की संभावना बहुत कम थी, और परी काले बांस की तो बात ही क्या। वे न केवल असफल होते, बल्कि गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे। ठीक है, घूंघट वाली महिला ने यून समेत सभी को सरसरी नजर से देखा। इस समय लोग घबराकर पीछे हट रहे थे। डोन हु और उसके साथी किसी भी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे अन्य सहायक शिष्यों को पीछे धकेलते हुए काली बांस की परी पर अपनी छाप छोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। डोन हु, बाई वेई और सन ली के उत्साह और उम्मीद को देखकर बाकी सभी शिष्यों के चेहरे पर दया का भाव था। फायर क्लाउड स्टेट में नए आए सभी शिष्य आमतौर पर महत्वाकांक्षा से भरे होते हैं और खुद को असाधारण समझते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें झटका लगता है और उन्हें इस दुनिया में अपनी असलियत का पता चलता है। डोन हु और उसके साथियों को किसी ने आगाह नहीं किया। इन छोटे मोटे काम करने वाले शिष्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, इसलिए वे केवल दूसरों को कष्ट में देखना चाहते थे। ये यून बेपरवाही से डोन हु और उसके साथियों के पीछे खड़ी थी। चूंकि बाकी सभी ने सामूहिक रूप से परीक्षा छोड़ दी थी, इसलिए परीक्षा में भाग लेने वाले केवल 4 लोग ही बचे थे। वे चारों लोग नए थे, इसलिए दृश्य तुरंत थोड़ा अजीब हो गया। क्या हम चारों ही हैं? डोन हु क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसे यह थोड़ा अजीब लगा। हालांकि इससे पहले कि वह इस पर विचार कर पाता, परी काली बांस ने पूछा, क्या परीक्षा के नियमों के संबंध में आपके कोई प्रश्न है? स्वाभाविक रूप से डोन हु और उसके साथियों को नियमों की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब फेरी ब्लैक बैम्बू ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई संदेह है, तो उन्हें यह नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करें। इसके बजाय बाई वेई ने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि उसके मन में एक शरारती विचार आया। उसने पूछा, परी, मैं जानना चाहती हूं कि क्या परीक्षा के दौरान कठपुतलियों की अनुमति है? जब उसने ये सवाल पूछा तो बाई वेई ने यी उनको एक नजर से देखा। उसकी आंखों के कोने में व्यंग्य का हल्का सा भाव था। कठपुतलियां बाहरी वस्तुएं हैं। जब तक कोई कठपुतली कला में निपुण न हो जिससे वह स्वयं द्वारा परिष्कृत कठपुतलियों का उपयोग कर सके, तब तक कठपुतलियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। फेरी ब्लैक बैम्बू की बातें बाई वेई की उम्मीदों के अनुरूप थीं। भला कोई परीक्षा किसी को बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने की अनुमति कैसे दे सकती है? ये यून की कठपुतली को तो ये यून ने स्वयं परिष्कृत नहीं किया था। और बेशक ये सच था। फायर क्लाउड स्टेट के पास स्वाभाविक रूप से यह परखने का एक तरीका था कि क्या किसी कठपुतली को उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं परिष्कृत किया गया था, और ये उनके ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार के मामले में इसे वास्तव में एजोर यांगलोड द्वारा परिष्कृत किया गया था। फिर तो कोई सवाल ही नहीं बचता। डोन हु मुट्ठियां रगड़ते हुए जोर से हंस पड़ा। पहले ये उनके चमचे द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद उन तीनों के मन में बदले की भावना थी। अब उन्हें हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया था। अध्याय 785 स्पैरिंग। दरअसल जब डोन हु और उसके साथियों ने देखा कि अन्य सहायक शिष्य डर के मारे पीछे हट रहे हैं, तो उन्होंने भी अनुमान लगा लिया था कि पृथ्वी अग्नि हॉल की परीक्षा बहुत कठिन होगी। लेकिन अगर यह कठिन थी तो क्या हुआ? क्या मार्शल आर्ट का मार्ग कठिनाइयों का सामना करने के बारे में ही नहीं है? लुओ वंश के एक भीषण युद्ध के बाद अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें भर्ती किया गया था। पिछले कई हजार वर्षों में लुओ वंश ने सैकड़ों ग्रहों से इतने बड़े पैमाने पर शिष्यों की भर्ती कभी नहीं की थी। वे उन सैकड़ों ग्रहों में से चमके थे। डोन हु, बाई वेई और सन ली कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इस समय ये उन परी काली बांसुरी का अवलोकन कर रहा था। उसे यह बात रोचक लगी कि परी काली बांसुरी स्पष्ट रूप से अग्नि तत्व के नियमों का अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसका आभास या उसकी आभा बर्फ की तरह बेहद ठंडी थी। क्या अग्नि तत्व के नियमों का अभ्यास इस तरह किया जा सकता है? ये सचमुच विचित्र था। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं परीक्षा का विवरण घोषित करूंगा। सबसे पहले मैं अपने पृथ्वी अग्नि हॉल के बारे में बात करूंगा। वहां लगभग 1000 लोग हैं, और अग्नि बादल अवस्था में परीक्षा में भाग लेने वाले शिष्य न केवल 108 पर्वतों के सेवक शिष्यों से आते हैं, बल्कि बाहरी शिष्यों से भी आते हैं जिनकी संख्या कहीं अधिक है। कुल मिलाकर 100,000 से अधिक होंगे। जब फेरी ब्लैक बैम्बू ने यह कहा तो डोन हु और उसके साथी, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उनकी गर्दन सिकुड़ गई और उनके दिल ढोल की तरह तेजी से धड़कने लगे।
जी हाँ, 108 पर्वतों से आए हुए सेवक शिष्य होने के नाते उन्हें वास्तव में भाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि उन्हें बाहरी शिष्यों में से चुना गया था। उनकी संख्या ही कुछ हजार थी, और भी कई शिष्य जो स्वर्ग अग्निहोल के प्रबंधक शिष्य बनने के योग्य नहीं थे, उन्हें अग्नि बादल राज्य के विभिन्न भागों में भेज दिया गया। ये लोग बाहरी शिष्यों में से अधिकांश थे। अर्थ फायर हॉल की संख्या केवल कुछ दर्जन ही थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। फेरी ब्लैक बैम्बू ने आगे कहा, अर्थ फायर हॉल की परीक्षा दो प्रकार की होती है। पहली यह कि आप मेरे साथ अर्थ फायर हॉल के अवशेष कक्ष में चले और वीरान स्वर्ग तकनीक का आकलन करवाएं। दूसरी यह कि यहाँ शक्ति का आकलन किया जा सकता है। आपके द्वारा निर्मित न किए गए किसी भी ताबीज, गोली या कठपुतली, साथ ही बाहरी शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग अपर्याप्त हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वे जल्दी ही चले जाएं। भाग्य की कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि आप मेरा समय बर्बाद कर रहे होंगे। अब आप कौन सी परीक्षा चुनेंगे? फेरी ब्लैक बैम्बू ने पूछा। शक्ति मूल्यांकन। दूसरा एक। डोन हु और उसके साथियों ने अपनी बात रखी। निर्जन स्वर्ग तकनीक का मूल्यांकन अत्यंत कठिन था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम लोग निर्जन स्वर्ग तकनीक के मूल्यांकन के माध्यम से पृथ्वी अग्निहोल में प्रवेश कर पाते थे। इसके अलावा उन्हें निर्जन स्वर्ग तकनीक का ज्ञान भी नहीं था। डोन हु के बोलने के बाद उसने ये यून की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वह ये यून के निर्णय का इंतजार कर रहा था। फेरी ब्लैक बैम्बू ने भी ये यून की ओर देखा। ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या वीरान स्वर्ग तकनीक की परीक्षा के लिए अवशेष कक्ष तक जाना जरूरी था? जी हाँ, वीरान स्वर्ग तकनीक के प्रयोग के लिए सामग्री, सरणी मंच, अवशेष पात्र और कई अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। खुले में परीक्षा होने से वीरान स्वर्ग तकनीक के कुछ प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। ये यून उदासीन था, क्योंकि उसे इन बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले यंत्रों की परवाह नहीं थी। हालांकि ये यून को परेशानी पसंद नहीं थी। मौके पर ही परीक्षा देना आसान था, इसलिए उसने कहा, मैं अपनी क्षमता का आकलन भी करवा लूंगा। चाहे वह शक्ति मूल्यांकन हो या निर्जन स्वर्ग तकनीक मूल्यांकन, ये यून को इनमें से किसी से भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसकी यह बात सुनकर ताओए दंग रह गई। भाईगी ने शक्ति मूल्यांकन क्यों चुना? क्या भाईगी को निर्जन स्वर्ग तकनीक मूल्यांकन में भाग नहीं लेना था? भाईगी की डेसोलेट हेवन तकनीक से तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ताकत के मामले में भाईगी अभी अभी अपनी चोटों से उभरे हैं, तो क्या उनकी ताकत का आकलन करवाना वाकई ठीक रहेगा? उस समय ताओए स्वाभाविक रूप से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। काली बांस की परी पहले ही अपनी बात जारी रख चुकी थी। ठीक है, अगर सब लोग अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हैं तो समय बचेगा। अपनी अस्थि आयु बताएं और मेरे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। ये नियम संबंधी अंतर्दृष्टि हो सकती है या एक दूसरे के साथ अभ्यास करना। आप अपनी साधना तकनीकों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी एक पहलू में मुझे आकर्षित करते हैं, आप आगे बढ़ने के योग्य होंगे। अर्थ फायर हॉल में परीक्षा का कोई निश्चित प्रारूप नहीं था। परीक्षकों को मूल्यांकन में पूरी छूट दी गई थी, और इसी कारण फेरी ब्लैक बैम्बू द्वारा आयोजित परीक्षाएं हमेशा सरल और कठोर होती थीं। ये सुनकर ये उनको आकलन का ये तरीका काफी नया लगा। इसे सचमुच आदिम माना जाता था। उसे तो ये भी विश्वास था कि एक विशेष रूप से निर्मित परीक्षा प्रणाली होगी जिसे उन्हें पार करना होगा। क्या हम आपस में अभ्यास कर सकते हैं? डोन हु की आंखें चमक उठीं। उसे अभ्यास करना बहुत पसंद था। वह अपने सैद्धांतिक ज्ञान या साधना तकनीकों को प्रदर्शित करने में निपुण नहीं था। बाघ प्रजाति का सदस्य होने के नाते वह शारीरिक शक्ति में श्रेष्ठ था। बाघ प्रजाति स्वयं ये स्वीकार करती थी कि नियमों के मामले में वे हीन है। हालांकि मुक्केबाजी करना उनकी खूबियों के अनुरूप था। उसने तुरंत ही यून की ओर देखा। उसकी दोनों आंखें किसी शिकारी कुत्ते की तरह लग रही थी जिसने अपना शिकार देख लिया हो। यह स्वर्ग से मिला एक सुनहरा अवसर था। परी, अगर हम कुश्ती के दौरान दूसरे पक्ष को चोट पहुंचा दे तो क्या होगा? डोन हु ने अपनी उंगलियों को पकड़कर पूछा। तलवार अंधी होती है, शक्ति की कमी के कारण घायल होना अपरिहार्य है। काली बांस की परी ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उनकी यह बात सुनकर डोन हु को उमंग का अनुभव हुआ। काली बांस की परी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि अगर वह किसी को घायल कर भी दे तो कोई बात नहीं। आगामी मूल्यांकन में वह यून की नसों को काटकर उसकी पुरानी चोटों को फिर से उभारना चाहता था, जिससे वह 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ जाए। भाई हु, क्या आप छोटे भाई से लड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मुझे ही यह करना चाहिए। डोन हु को ये यून से लड़ने की इच्छा देखकर सनली चिंतित हो गया। ये यून निम्नलोक का मनुष्य था और लगभग आधा महीना पहले उसकी सभी नसें काट दी गई थी, मानो वह मरने ही वाला हो। अब ये यून शायद अभी तक अपने घावों से पूरी तरह उबर नहीं पाया था, तो वह डोन हु को बदला लेने का मौका कैसे दे सकता था? अगर डोन हु ने ये यून को अपन कर दिया होता तो क्या डोन हु को ये यून को पीटने का मौका नहीं मिलता? वरिष्ठ भाई सन, वरिष्ठ भाई हु, आप दोनों शक्ति में लगभग बराबर हैं, इसलिए आप दोनों उत्कृष्ट अभ्यास साझेदार साबित हो सकते हैं और एक अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। आपकी यह छोटी बहन कमजोर है, इसलिए कनिष्ठ भाई को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। बाई वेई ने बीच में दखल देते हुए ये यून को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। ये यून ने पहली बार उन्हें खुद को जूनियर ब्रदर ही कहते सुना था। ये तीनों लोग ये यून के प्रति अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण ही उसके लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये बात छोटे मोटे काम करने वाले शिष्य और ताओ एर को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट थी। कई लोगों ने ये यून को अजीब नजरों से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये यून ने उन तीनों को अपना दुश्मन कैसे बना लिया था। तीनों का ये यून के खिलाफ एकजुट होना उसके लिए स्पष्ट रूप से नुकसानदेह था, और जिस तरह से तीनों ने मिलकर ये यून पर रहम नहीं दिखाया, उससे तो यही लग रहा था कि वे उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसी क्षण ये यून ने बोलना शुरू किया। उसने डोन हु और उसके साथियों की ओर नहीं देखा, बल्कि फेरी ब्लैक बैम्बू से पूछा, अगर यह स्पैरिंग है तो हम क्वालिफिकेशन कैसे जीतेंगे? फेरी ब्लैक बैम्बू ने कहा, अगर कोई व्यक्ति
लड़ाई को जल्दी खत्म कर देता है तो अंत में खड़ा रहने वाला व्यक्ति क्वालिफिकेशन जीत जाएगा। फेरी ब्लैक बैम्बू ने जवाब दिया। ये सरल और कठोर था, लेकिन इसे सुनकर सभी अचंभित रह गए। जीत अंतिम व्यक्ति की नहीं, बल्कि अंत में खड़े रहने वाले व्यक्ति की होती है। इसका मतलब ये था कि विजेता को सभी को हराना होगा। समझ गया, ये यून ने कहा। डोन हु और उसके साथी भी हैरान थे। इसका मतलब था कि उन तीनों को अभी भी एक दूसरे से लड़ना होगा। उन तीनों के एक दूसरे को देखने का तरीका भी अजीब हो गया। वे भी प्रतिद्वंद्वी थे। डोन हु और उसके साथियों के पास अपनी गुप्त तकनीकें थीं और अब वे उन्हें उजागर करने की योजना बना रहे थे। इन सब बातों के बावजूद उन्हें सबसे पहले ये यून से छुटकारा पाना था। ये यून, चलो शुरू करते हैं। डोन हु ने अचानक हमला करते हुए चिल्लाया। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसके ऊपरी शरीर के कपड़े फट गए और चेहरे की मांसपेशियां विकृत हो गईं। उसका रूप भयानक हो गया और उसके शरीर पर बाघ जैसी धारियां उभरने लगीं। अध्याय 786, बर्फ जैसी उड़ने वाली तलवारें। हु। शरीर के रूपांतरण के साथ साथ डोन हु की हथेलियां भी बाघ के पंजों में बदल गईं और उनसे सरसराहट भरी हवा निकली। उसकी हथेलियों से निकली हवा में बाघ की दहाड़ की हल्की सी गूंज भी सुनाई दे रही थी। बादलों से अजगर उतरे तो हवाओं से बाघ उछले। डोन हु ने हमला करते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसके बाघ जैसे पंजे ताड़ के पत्ते के पंखे की तरह थे, जिनसे बेहद शक्तिशाली हवा निकलती थी। उसका एक साधारण सा थप्पड़ भी चट्टानों को चकनाचूर कर सकता था, तो किसी इंसान पर वार करना तो निश्चित रूप से उसकी हड्डियां तोड़ देता और उसकी नसों को चीर देता। फे जाति के कई सदस्य युद्ध में अपने पूर्वजों के शारीरिक लक्षणों को प्रकट कर लेते थे। फे जाति के रक्त की शक्ति को उत्तेजित करके वे अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकते थे। इससे पहले डोन हु और ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार के बीच हुए युद्ध में ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार अत्यधिक शक्तिशाली साबित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप डोन हु को तुरंत ही करारा प्रहार झेलना पड़ा। उसे अपने रक्त की शक्ति को उत्तेजित करने का समय भी नहीं मिला। बिना किसी स्पष्टीकरण के डोन हु ने ये यून पर हमला कर दिया। हालांकि ये यून के चेहरे के भाव देखकर वह क्रोधित हो गया। वह ये यून के चेहरे पर भय और घबराहट देखना चाहता था, लेकिन ये यून के शांत चेहरे ने उसे बेहद परेशान कर दिया। जैसे ही ये यून ने डोन हु की हथेलियों को देखा जो उस पर वार करने ही वाली थी, उसने अपने दाहिने हाथ पर मौजूद अंतरस्थानिक अंगूठी को पोंछा। सटाक सटाक सटाक, ये यून की अंतरस्थानिक अंगूठी से ठंडी रोशनी की कुछ किरणें निकली। प्रकट होते ही ये कुछ उड़ती हुई तलवारें तुरंत डोन हु की हथेलियों से टकरा गईं। उड़ने वाली तलवारें देखने में साधारण सी लगती थीं, लेकिन वे बेहद तेज थीं। उफ! ठंडी किरण शून्य को चीरती हुई सीधे डोन हु की हथेलियों की ओर बढ़ी। डोन हु ने उड़ती हुई कुछ तलवारों पर भी ध्यान दिया। इन्हें गति पर आधारित हथियार माना जाता था और आमतौर पर इनमें ताकत की कमी होती थी। एक निराकार तलवार में कितनी शक्ति समा सकती है। डोन हु के बाघ जैसे पंजे बेहद शक्तिशाली थे और वही उसका पसंदीदा हथियार भी थे। उसने पहले उड़ती हुई तलवारों को चकनाचूर करने की योजना बनाई और फिर एक ही झटके में ही उनकी हड्डियों को चूर चूर कर देने का इरादा किया। हालांकि जब डोन हु ने उड़ती हुई तलवार पर प्रहार किया तो केवल एक धीमी सी आवाज आई। बाघ का पंजा तुरंत खून से लथपथ हो गया। ये छोटी उड़ने वाली तलवार बहुत तेज थी। ये यून भावहीन बना रहा। उसकी 1000 स्नो कृपान सरणी 12 एम्पायरियन हेवंस में भी शीर्ष कृपान सरणी थी। हर उड़ने वाली कृपान एक ही स्रोत से उत्पन्न होती थी। उसकी चेतना और युवांची हर उड़ने वाली कृपान से जुड़ी हुई थी, तो हमले कमजोर कैसे हो सकते थे। डोन हु ने उसे कम आंका था और वह अति आत्मविश्वास में था। डोन हु का चेहरा बिगड़ गया जब उसने अपने घायल बाघ के पंजों की देखभाल की। तलवारें बहुत तेज थीं। जीत हासिल करने के लिए उसे उड़ती हुई तलवारों से बचते हुए ये उनके शरीर पर हमला करना था। गरज! डोन हु गुस्से से दहाड़ा, तभी उसके पीछे 100 फीट आकार का एक काल्पनिक बाघ प्रकट हुआ। स्विश स्विश स्विश! ये यून ने अपने अंतरस्थानिक वलय को एक बार फिर से साफ किया, जिससे 100 से अधिक ठंडी किरणें प्रकट हुई। इतनी सारी ठंडी किरणें देखकर डोन हु की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। इतने सारे लोग अभी भी कैसे हो सकते हैं। इसी क्षण ये यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लहराते हुए कहा, जाओ। 100 से अधिक ठंडी किरणें डोन हु पर टूट पड़ी, जिसके पास अब हमला करने का समय नहीं था। वह केवल प्रतिरोध कर सकता था। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतिरोध किया, फिर भी उड़ती हुई तलवारों ने उसके शरीर पर कई खून से लथपथ घाव छोड़ दिए। इतनी सारी उड़ती हुई तलवारें! डोन हु को डर लगने लगा। 100 से अधिक उड़ती हुई तलवारों का सामना करना उसके लिए एक चुनौती थी। हालांकि इतनी सारी उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करना उसकी चेतना और युवांची पर निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। ये बच्चा शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जैसे ही डोन हु ने उड़ती हुई तलवारों का सामना किया, उसने खुद को दिलासा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह हमलों की इस लहर के बाद भी टिक पाएगा। हालांकि इसी क्षण डोन हु को एहसास हुआ कि उनके शरीर के चारों ओर और भी ठंडी किरणें थीं। वे सभी उड़ने वाली तलवारें थीं और डोन हु के सामने वाली तलवारों को मिलाकर कुल 999 उड़ने वाली तलवारें थीं। लगभग 1000 उड़ती हुई तलवारों ने ये उनके 1000 हिम क्षेत्र का निर्माण किया। पल भर में तापमान तेजी से गिर गया और ऐसा लगा मानो आकाश नाचते हुए बर्फ के टुकड़ों से भर गया हो। डोन हु पूरी तरह से हिमपात में गिर गया और उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। ये खूबसूरत दृश्य पहाड़ों में बर्फबारी जैसा था, लेकिन इसमें एक घातक हत्या का अवसर छिपा हुआ था। 1000 बर्फ के क्षेत्र में प्रत्येक उड़ती हुई तलवार का प्रक्षेप पथ अलग था, लेकिन वे पूरी तरह से मिलकर एक निरंतर तलवार संरचना का निर्माण करती थीं। यदि एक तरफ से टूट भी जाए तो ये छेद तुरंत भर जाता था। डोन हु का मानना था कि यह कृपाण सरणी चेतना पर अत्यधिक दबाव डालेगी और ये यून इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह न केवल इसे संभालने में सक्षम होगा, बल्कि उड़ने वाली कृपाणों की संख्या भी बढ़ रही होगी।
उड़ती हुई तलवारों की अंतहीन गति को देखकर डोनहू को तुरंत अपने सिर में सुन्नपन महसूस हुआ। शुरुआत में तो उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उसके शरीर पर घाव बढ़ते गए, डोनहू की ऊर्जा कम होने लगी। उसकी प्रतिक्रिया की गति भी धीमी हो गई। परिणाम स्वरूप 1000 स्नो कृपाण सरणी के घने हिमखंडों ने तुरंत उसके शरीर पर और अधिक घाव कर दिए। कृपाण सरणी में संघर्ष करते हुए डोनहू के शरीर पर लाल रक्त से मिश्रित सफेद बर्फ दिखाई देने लगी। डोनहू बाघ प्रजाति का था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति दूसरों से कहीं अधिक थी। हालांकि जैसे जैसे उसका शरीर खून से लथपथ होता गया, उसकी गति धीमी होने लगी। उसके शरीर पर बाघ की धारियां और बाल घावों के कारण विकृत होकर बेजान हो रहे थे। ये यून की तलवारबाजी की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उड़ती हुई बर्फ और भी अधिक आक्रामक प्रतीत हुई। डोनहू तलवारों की घेराबंदी तोड़कर ये यून पर हमला करना चाहता था, लेकिन वह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बर्फीले तूफान में फंस गया हो। ये यून की चेतना हर एक उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित कर रही थी, तो वह डोनहू को इससे बाहर निकलने की अनुमति कैसे दे सकता था। हजारों उड़ती हुई तलवारें अचानक एक होकर डोनहू की छाती पर सीधे जा लगी। बम! डोनहू की दाहिनी छाती पूरी तरह से भेदी गई, जिससे खून के छींटे उड़ गए। उड़ती हुई तलवारों से उसका शरीर हवा में उछल गया और उसने हताशा भरी दहाड़ मारी, जिसके बाद उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पहले से ही सैकड़ों घावों से छलनी था। बाघ का शरीर भी ऐसे घावों को सहन नहीं कर सकता था। डोनहू की छाती को भेदने के बाद 999 उड़ने वाली तलवारें दिशा बदलकर एक पहाड़ी चट्टान में जा धंस गईं। डिंग 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 डिंग, पहाड़ों पर खून के धब्बे लग गए थे, जबकि उड़ती हुई तलवारें चट्टानों में धंस गई थीं। डोनहू के गिरे हुए शरीर के चारों ओर असंख्य चमकदार तलवारें बिखरी पड़ी थीं। इस दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, विशेषकर तावे के। उसने अनजाने में ही अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये बड़ा भाई, जो हमेशा इतना सौम्य और विनम्र दिखता था, युद्ध में इतना भयंकर और डरावना होगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि घातक इरादे के बावजूद उड़ने वाली तलवारों का समूह बेहद खूबसूरत था। इसमें कौशल और शक्ति का अद्भुत संगम था, मानो कोई कला हो। और तलवारों के समूह को नियंत्रित करने वाले ये यून ने शुरुआत से अंत तक एक कदम भी नहीं उठाया। ये सचमुच उस कहावत की तरह था कि किसी गुप्त शिविर में बैठकर रणनीति बनाकर हजारों मील दूर के दुश्मनों को मार गिराया जाए। ये डोनहू से बिल्कुल अलग था, जो क्रूर युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी ताकत और शरीर का इस्तेमाल करता था। ये तलवारबाजी का अखाड़ा, कई छोटे मोटे काम करने वाले शिष्य इस लड़ाई को देखकर दंग रह गए। अंतर बहुत बड़ा था। एक इंसान के तौर पर ये यून निस्संदेह एक शीर्ष विशेषज्ञ था। क्या डोनहू ठीक है? वह मर तो नहीं जाएगा, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग डोनहू के लिए चिंतित थे। हालांकि निष्पक्ष मूल्यांकन में प्रतिद्वंद्वी को मारने पर सजा कम होती, फिर भी सजा तो मिलती ही। सब ठीक है। डोनहू के किसी भी महत्वपूर्ण अंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विविध कार्यों में लगे शिष्यों में से कुछ की दृष्टि बहुत तेज थी। उड़ती हुई तलवारें मानो आकाश को भर रही थी, लेकिन जब वे डोनहू के शरीर पर गिरी तो उन्होंने उसके हृदय, मस्तिष्क, मृत्यु बिंदु और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भेद दिया। 999 उड़ती हुई तलवारों को अत्यंत सटीकता और भयावह तरीके से नियंत्रित किया जा रहा था। बाघों की उस प्रजाति में अपार शक्ति होती है, इसलिए जब तक उनके महत्वपूर्ण अंगों पर लगातार वार न हो, तब तक वे मरते नहीं, भले ही यून उन्हें पीट पीट कर उनकी खाल उतार दे। बेशक बिस्तर पर पड़ जाना निश्चित था। अध्याय 787, पछतावे का कोई इलाज नहीं है। हालांकि यून के कारनामे को देखकर फेरी ब्लैक बैम्बू के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन वह मन ही मन बहुत हैरान थी। वह जानती थी कि इस तरह से कृपाण सरणी को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा पर कितना गहरा नियंत्रण होना आवश्यक है। 999 उड़ने वाली कृपाणों में से प्रत्येक को ऊर्जा से बढ़ाया गया था, और इसी ऊर्जा के कारण उड़ने वाली कृपाणों को इतनी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। और यह कहना कि कृपाण आक्रमण ने डोनहू के नाजुक बिंदुओं को बख्श दिया था, गलत होगा। सही मायने में कृपाण आक्रमण ने डोनहू के शरीर के हर उस हिस्से पर हमला किया था, सिवाय नाजुक बिंदुओं के। डोनहू की चोटें महज ऊपरी घाव नहीं थी, उनकी कई नसें कट गई थीं। इन क्षतिग्रस्त नस संबंधी समस्याओं के कारण किसी की मृत्यु तो नहीं होती थी, लेकिन इनसे उबरना बेहद मुश्किल होता था। ये युवक बहुत ही दिलचस्प है, परी काली बांस ने मन ही मन आकलन किया। फे जाति की सदस्य होने के नाते लुओ वंश कमजोरों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता था। साथ ही शिष्यों की जानबूझकर हत्या करने की मनाही के अलावा लुओ वंश शिष्यों के बीच संसाधनों और साधना तकनीकों की प्रतिस्पर्धा को मौन रूप से अनुमति देता था। काली बांस की परी भी कुछ ऐसी ही थी। वह निर्मम और उदासीन थी और जीवन की परवाह नहीं करती थी। उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं को देखकर ही यह बात स्पष्ट हो जाती थी। कई शिष्य न केवल असफल होते थे, बल्कि गंभीर रूप से घायल भी हो जाते थे। और अब परी काली बांस ने यून पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जिस क्षण ये यून ने डोनहू को हराने के लिए अपनी चाल चली, उसके बाद से केवल कुछ ही सेकंड बीते थे। इसी क्षण उसने हाथ बढ़ाकर कुछ करने का इशारा किया। डिंग 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 डिंग, पर्वत की चट्टान से 999 उड़ने वाली तलवारें निकली और बेतरतीब ढंग से नाचते हुए यून के पास लौट आईं। इसके बाद ये यून की नजर सनली और बाय वेई पर पड़ी। उसे फेरी ब्लैक बैम्बू के शब्द याद आ गए। क्वालिफिकेशन जीतने के लिए उसे अंत तक टिके रहना था। डोनहू हार गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन दोनों को भी हारना ही था। ये यून की निगाहों के संपर्क में आते ही सनली और बाय वेई के दिल बैठ गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। हजार बर्फ की तलवारों का समूह प्रकट होते ही वे सब आंखें फाड़कर देखने लगे। डोनहू को गिरते देख वे समझ गए कि ये यून कोई बलि का बकरा नहीं है। अब ये यून जिस तरह से उन्हें घूर रहा था, उससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे भेड़ के बच्चे हो जो लड़ने में असमर्थ हो।
रुको। बाई वेई ने जल्दी से टाइम आउट मांगा और फेरी ब्लैक बैम्बू की ओर देखते हुए उम्मीद जताई कि वह परीक्षा रोक देगी। स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी थी। ये यून की शक्ति उन तीनों से कहीं अधिक थी। हालांकि काली बांस की परी ने एक शब्द भी नहीं कहा और बाई वेई की निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसका मतलब था परीक्षा जारी है। परीक्षा शुरू होने से पहले परी काली बांस ने कहा था कि जिन लोगों में योग्यता की कमी है वे परीक्षा जल्दी छोड़ दे ताकि उनका समय बर्बाद न हो। परीक्षा देने का निर्णय लेने पर उन्हें गंभीर रूप से घायल होने के लिए तैयार रहना होगा। परी ब्लैक बैम्बू की बदनामी से वाकिफ वे शिष्य जो छोटे मोटे काम करते थे आज्ञाकारी होकर जल्दी ही पीछे हट गए थे, जबकि तीनों शिष्य नए होने के कारण महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। वे खुद को बहुत ऊंचा समझते थे और परीक्षा में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे, ये सोचकर कि यह एक अवसर है तो वे कैसे पीछे हट सकते थे। क्योंकि उन्होंने ये निर्णय ले लिया था इसलिए वे इसे बीच में रोकने का अनुरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए परी काली बांस ने बाई वेई की निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बाई वेई ने दांत भींचे और सनली के साथ खड़ी हो गई। नियमों में यह नहीं लिखा है कि हम एक साथ नहीं लड़ सकते। चलो एक ही समय पर हमला करते हैं। एक व्यक्ति तलवारों के समूह को रोके रखेगा जबकि दूसरा उसके शरीर पर हमला करेगा। सनली ने जल्दी से अपनी आवाज भेजी। डोन हू का अंजाम देखने के बाद दोनों का आत्मविश्वास पहले ही डगमगा गया था। यह इंसान बेहद निर्दयी था। ऐसे गहरे घावों से उबरने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल था। ठीक है, तुम तलवारों की पंक्ति को रोको, मैं उसके शरीर पर हमला करूंगी। बाई वेई ने ऐसा कहते ही सीधा हमला कर दिया। 1000 बर्फ की तलवारों का समूह इतना भयानक था कि बाई वेई ने मान लिया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये यून के शरीर के बारे में बाई वेई का मानना था कि वह अभी भी घायल है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। एक इंसान होने के नाते उसका शरीर इतना मजबूत नहीं होना चाहिए, है ना? विशेषकर ये यून एक ऐसे योद्धा की तरह प्रतीत होता था जो मानसिक हेरफेर में निपुण था। ऐसे योद्धा की कमजोरी संभवतः उसका शरीर ही थी। इस समय बाई वेई को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका अनुमान सही है या नहीं। उसके पास ये यून के शरीर पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जीत का यही एकमात्र मौका था। बाई वेई को भागते हुए देखकर सनली का चेहरा बदल गया। वह 1000 बर्फ की तलवारों की पंक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन चूंकि बाई वेई पहले ही हमला कर चुका था इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ये यी यून को उन सभी को हराने का मौका देने के बराबर होता। सनली ने दांत पीसते हुए यी यून के 1000 स्नो कृपाण सरणी पर हमला कर दिया। आओ वो। सनली ने एक लंबी चीख निकाली जो किसी इंसान की चीख जैसी नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर काले बालों की एक परत उभर आए और उसकी पीठ झुकने लगी मानो उसकी रीढ़ धनुष की तरह हो। उसके चारों अंग जमीन पर आ गिरे और उसके मुंह से नुकीले दांत निकल आए। उसकी आंखें हरी हो गईं और पलक झपकते ही वह वेयरवुल्फ में बदल गया। सनली को कृपाण सरणी को भेदने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह बस थोड़ी देर और टिके रहना चाहता था। जब बाई वेई ये यून को हरा देगा तब कृपाण सरणी को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए बिना उसके हमले के ही यह विफल हो जाएगी। सनली को कृपाण सरणी की ओर बढ़ते और बाई वेई को उसकी ओर बढ़ते देख ये यून ने स्वाभाविक रूप से उनके इरादों का अनुमान लगा लिया। हालांकि उसने अपनी रक्षा के लिए 1000 स्नो कृपाण सरणी का आह्वान नहीं किया। इसके बजाय उसने बाई वेई के आने का इंतजार किया। ये यून, मैं तुम्हें ये थप्पड़ वापस मारूंगी। बाई वेई को अपने जीवन में पहली बार किसी इंसान के हाथों थप्पड़ खाने की शर्मिंदगी अच्छी तरह याद थी और इसी वजह से वह ये यून को 1000 गुना ज्यादा थप्पड़ मारना चाहती थी। उसके शरीर से अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां निकली। वे देखने में बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनके किनारे तलवार की तरह तेज थे। वह न केवल ये यून को थप्पड़ मारना चाहती थी बल्कि उसे बदसूरत भी बनाना चाहती थी। आकाश से भरे फूलों की पंखुड़ियां उसकी ओर सीटी बजाती हुई देखकर ये उनकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और फूलों की पंखुड़ियों की ओर देखते हुए धीरे से थपथपाया। डूब। जैसे पानी की बूंद टपकने की आवाज हो वैसे ही हवा का एक झोंका फैल गया। आकाश में बिखरे फूलों की पंखुड़ियां इस झोंके से तुरंत बिखर गईं। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में पानी की एक अदृश्य सतह फैली हो और फूलों की पंखुड़ियां उस पर आकर गिर रही हो। इसके बाद पानी की लहरों के कारण वे ऊपर नीचे होने लगी। ऊपर नीचे हिलते हुए आकाश को भर देने वाली फूलों की पंखुड़ियां तेजी से मुरझा गईं, वह भी एक स्पष्ट गति से। मुरझाती हुई अवधारणा। डेथ सोलवुड पर निर्भर किए बिना भी ये उन द्वारा अपनी विदरिंग अवधारणा का प्रदर्शन बाई वेई से निपटने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही मुरझाने वाला क्षेत्र प्रकट हुआ, मृत्यु की आभा फैल गई। नुकीली और अद्वितीय फूलों की पंखुड़ियां मृत्यु की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थीं। बाई वेई चाहे कितने ही नए फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दे, मुरझाने की प्रक्रिया के दायरे में आते ही उनकी गति तेजी से धीमी हो जाती थी। ये यून के सामने ऐसा लगता था मानो वे पल भर में सूखकर मुरझाने लगती थीं और फिर हवा के झोंके से उड़कर फैंगलिंग पर्वत की कीचड़ और चट्टानों में जा गिरती थीं और अंततः धूल में मिल जाती थीं। ये दृश्य देखकर बाई वेई दंग रह गई। आखिर हो क्या रहा था? अगर यही यून और डोन हू के बीच पहले हुए युद्ध की बात होती तो जब उसने डोन हू को हराने के लिए तलवारों की श्रृंखला का इस्तेमाल किया तो ये यून को शायद डर लगा होता, क्योंकि यह एक ऐसी चाल थी जिसे वह समझ सकती थी। ये तो बस उड़ती हुई तलवारें और मानसिक नियंत्रण का खेल था। लेकिन अब ये यून की उंगली के एक साधारण स्पर्श से, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, उसने तुरंत ही उसके फूलों की तलवारों को नष्ट कर दिया। उसके प्रहार करने से पहले ही उसकी गति समाप्त हो गई। अब तुम्हारे गिरने का भी समय आ गया है। ये यून ने एक कदम बढ़ाया और पलक झपकते ही बाई वेई के सामने प्रकट हो गया। मुरझाने की शक्ति से युक्त एक जोरदार मुक्का बाई वेई के पेट पर लगा। पेंग। बाई वेई का शरीर पल भर में कांप उठा जैसे ही उसने अपने दांतियान में मौन मृत्यु से भरी ऊर्जा को प्रवेश करते हुए महसूस किया।
यह ऊर्जा उसकी युवांची, उसकी जवानी और यहाँ तक कि उसके जीवन को भी नष्ट कर रही थी। यह एक अत्यंत भयावह शक्ति थी जिसने लोगों को हताश कर दिया। ये यून के प्रहार के बाद उसे ऐसा लगा मानो उसने जीवन का सारा अर्थ खो दिया हो। अध्याय 788 मान्यता प्राप्त करना। बाय वेई जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। ये यून की हथेली का एक ही वार बेहद हल्का लग रहा था। बाय वेई ज्यादा दूर नहीं गिरी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला था। लोगों ने बाय वेई के सिर पर सफेद बालों की लंटें देखी। बाय वेई के चेहरे पर झुर्रियां भी दिखने लगी थी। ये है। सभी लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए क्योंकि उनकी पीठ में सिहरन सी दौड़ गई। पहले तो वे 1000 बर्फ की तलवारों से डोनहू को बुरी तरह घायल होते देखकर दंग रह गए थे, लेकिन उस समय उनमें इतना भयानक भय नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ये यून के एक ही वार से बाय वेई की जान निकल गई हो। ये यून द्वारा प्रयुक्त मुरझाने की अवधारणा वास्तव में पीड़ित की जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती थी और उनके जीवनकाल को केवल आधा ही कर सकती थी। हालांकि बाय वेई के खिलाफ, जिसकी ताकत उससे कहीं कम थी, एक साधारण विदरिंग स्ट्राइक ही बाय वेई की क्षमता को पनगु बनाने के लिए काफी थी। हालांकि ऐसा करना संगठन के नियमों का उल्लंघन भी होता। ल्यूओ वंश शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता था, लेकिन वह साथी शिष्यों को जानबूझकर अपंग करने या जान से मारने को प्रोत्साहित नहीं करता था। इसलिए ये यून ने इस प्रहार से दया दिखाई थी, लेकिन फिर भी इससे बाय वेई की सेहत पर बुरा असर पड़ा। ठीक होने और चेहरे की झुर्रियों को धीरे धीरे दूर करने के लिए लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता पड़ी। हालांकि बाय वेई को इस बात का पता नहीं था, यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ है। जब उसने देखा कि अन्य सहायक शिष्य अविश्वास भरी निगाहों से उसे देख रहे हैं, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के साथ कुछ हुआ है। तुम्हारा चेहरा, उद्धरण चिन्ह। ताओए ने अपना मुंह ढक लिया और कुछ बोले बिना नहीं रह सकी। जैसे ही उसने ये कहा, बाय वेई ने तुरंत अपना चेहरा छू लिया। योद्धाओं के लिए दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनकी इंद्रियों की एक झलक ही उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए पर्याप्त होती है। बाय वेई ने एक तीखी चीख मारी। फे जाति की सदस्य होने के बावजूद, एक महिला होने के नाते वह अपनी सुंदरता को लेकर बेहद सजग थी। इसके अलावा युवावस्था संभावनाओं का प्रतीक थी। यह इस बात का संकेत थी कि भविष्य में कोई कितना कुछ हासिल कर सकता है। अगर वह बूढ़ी हो जाती तो उसका भविष्य कैसा होता। बाय वेई सदमे से पूरी तरह व्याकुल थी। उसका दिल टूट चुका था, उसे यकीन नहीं था कि वह इससे उबर पाएगी या नहीं। यह दृश्य देखकर सनली का पूरा शरीर कांपने लगा। वह ये यून से विनती करना चाहता था और यहाँ तक कि उसने बिना उठे जमीन पर लेट जाने के बारे में भी सोचा। ऐसा करने से ये यून सचमुच में आखिरी व्यक्ति रह जाएगी। लेकिन इस समय सनली तलवारों की बौछार के बीचों बीच था। एकाग्रता में क्षणिक चूक के कारण 1 दर्जन से अधिक उड़ती हुई तलवारें उसके शरीर में घुस गईं। डोनहू की तुलना में सनली की रक्षा प्रणाली काफी कमजोर थी। वह भेड़िए की गति और फुर्ती पर निर्भर था, लेकिन उड़ती हुई तलवारों के प्रहार से उसकी गति तुरंत धीमी हो गई। इसके बाद उड़ती हुई तलवारों की एक बड़ी बौछार सनली पर जा लगी। बम बम बम। एक जोरदार टक्कर के कारण सनली हवा में उछल गया और फिर खून के छींटे उड़ाते हुए जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। इस समय स्वाभाविक रूप से केवल ये यूं ही खड़ी रह गई थी। पल भर में पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया। तलवारों के हमले में 2 लोग मारे गए, जबकि एक ही हथेली के वार से बाय वेई मानसिक रूप से टूट गया। ये यून ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि उसने परी काले बांस के आदेशानुसार काफी तेज गति से जीत दर्ज की। इसके अलावा ये यून निर्दयी थी। जब अन्य विविध कार्यों में लगे शिष्यों ने देखा कि ये यून को तीनों द्वारा किस प्रकार निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्हें आभास हुआ कि उनके बीच कोई दुश्मनी है। आपसी दुश्मनी की पृष्ठभूमि में निर्दयी होना आवश्यक था। इसके अलावा ये यून अपने हमलों में निर्मम था, लेकिन उसने लुओ कबीले के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। यही बात लोगों को भयभीत कर देती थी। इस व्यक्ति से खिलवाड़ करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। 10,000 परियों के स्वर्ग में चाहे प्रतिस्पर्धा हो या हत्या, वे तियान युआन जगत से कहीं अधिक तीव्र थे। मनुष्यों की तुलना में परियां कहीं अधिक क्रूर थीं। लूटपाट या हत्या करने के लिए मनुष्यों को कोई उचित कारण ढूंढना पड़ता था, लेकिन परियां अधिक प्रत्यक्ष थीं। वे अपनी इच्छा से लूटपाट और हत्या करती थीं। ऐसी स्थिति में यदि कोई विनम्र रहता और दयालुता दिखाता तो उसके उत्पीड़न का शिकार होने की संभावना अधिक होती थी। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, बिना कारण जाने। केवल वही लोग बेहतर जीवन जी सकते थे जो क्रूर और दृढ़ निश्चयी होते थे। उन्हें सम्मान या आदर भी प्राप्त होता था। एक इंसान होने के नाते ये यून को 10,000 परियों के स्वर्ग में भेदभाव का सामना करना पड़ता, लेकिन आज 3 लोगों को इतनी क्रूरता से हराने के कारण किसी ने भी उसके इंसान होने की पहचान को तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। बलवान लोगों का सम्मान हर जगह होता था, चाहे वे कहीं भी हों। क्या यह मनुष्य पृथ्वी अग्नि कक्ष में प्रवेश करेगा? लोग दबी आवाज में बातें कर रहे थे। ये यून ने जो शक्ति दिखाई थी, उससे पृथ्वी अग्नि हॉल में प्रवेश करना निश्चित रूप से संभव था। चाहे वह कृपाण आरा हो या विषम नियम, इनमें से कोई भी एक कौशल उसे प्रवेश के योग्य बना सकता था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये यून ने डोनहू और उसके साथियों के खिलाफ अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया हो। यह कहना मुश्किल था कि उसके पास अभी भी कितनी छिपी हुई ताकत बची है। इससे माउंट फैंगलिंग के कई शिष्यों को ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों से ये यून को देखने का मन हुआ। ये यून का भविष्य उज्जवल था, उनका भाग्य उनसे बिल्कुल अलग था। तो क्या हुआ अगर वे फे जाति के सदस्य थे जबकि यून एक इंसान था? ताकत ही सब कुछ थी। ये यून ने परी काली बांस की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार किया। इससे पहले फेरी ब्लैक बैम्बू ने कहा था कि बाकी तीनों को जल्दी से हराकर वह व्यक्ति अगले राउंड में जाने की योग्यता हासिल कर लेगा। जारी रखना शब्दों से यह संकेत मिलता है कि फेरी ब्लैक बैम्बू ने शायद अभी भी मूल्यांकन का एक और दौर तैयार किया होगा। अंत में तुमने कौन सा कानून इस्तेमाल किया? फेरी ब्लैक बैम्बू ने अचानक पूछा।
मुरझा रहा है, ये यून ने संक्षिप्त उत्तर दिया। ये बताना कोई बड़ी बात नहीं थी कि यह किस प्रकार का नियम था। केवल नियमों के रूपांतरणों और ऊर्जा पथों से संबंधित गतिविधियों को ही छिपाना आवश्यक था। ये यून का जवाब सुनकर आसपास के विविध कार्यों में लगे शिष्य कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। मुरझाने का नियम। हथेली की एक साधारण सी चोट से ही फूल की पंखुड़ियां मुरझाकर धूल बन गईं। यह अविश्वसनीय लग रहा था। उपस्थित फे जाति के शिष्यों की नियमशास्त्रीय समझ मनुष्यों की तुलना में निम्न स्तर की थी। ऐसे दुर्लभ लेकिन गहन नियम के बारे में अचानक सुनकर उनका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। माउंट फैंगलिंग के विविध कार्यों में लगे शिष्यों को नजरअंदाज करते हुए यहां तक कि हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाली परी ब्लैक बैम्बू ने भी यून द्वारा प्रदर्शित इस तरह के नियम को अभी तक नहीं देखा था। महान दाव के नियम असंख्य थे। ये नियम दाव वृक्ष के पत्ते से सीखा गया था। ये दाव वृक्ष अराजकता के आरंभ में, जब ब्रह्मांड अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब बना था। दाव वृक्ष के नियम ब्रह्मांड के सत्य का मूर्त रूप थे और मुरझाने की अवधारणा, जिसका ज्ञान ये यून को प्राप्त हुआ, दाव वृक्ष से दाव पत्ता गिरने के उसी क्षण से निकली थी। मुरझाना दिलचस्प। फेरी ब्लैक बैम्बू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उसका सिर हिलाना प्रशंसा व्यक्त करने का एक अत्यंत दुर्लभ तरीका था। ठीक है, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब से आप अर्थ फायर हॉल के शिष्य हैं। फेरी ब्लैक बैम्बू के एक ही वाक्य से ही यून की स्थिति का पता चल गया था। क्या वह पास हो गया? ये यून थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ऊर्जा नियंत्रण और नियम संबंधी जो अवधारणाएं बताई थीं, वे पर्याप्त थीं। आगे किसी भी मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक परी काली बांस की बात है, जो समय बचाने की आदि थी, उसने इस प्रक्रिया को छोड़ देने का फैसला किया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अर्थ फायर हॉल ले चलूंगा, जहां से तुम्हें अपना पहचान चिन्ह प्राप्त होगा। जैसा कि परी काली बांस ने कहा, वह बहकर दूर चली गई। ये यून पृथ्वी अग्नि हॉल का शिष्य बनने के बाद उत्साहित नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। ये यून ने तावे की ओर एक नजर डाली और कहा, मैं पहले पृथ्वी अग्नि हॉल जा रहा हूं। वहां व्यवस्थित होने के बाद मैं माउंट फैंगलिंग वापस आ जाऊंगा। अध्याय 789 फायर क्लाउड स्टेट मेन माउंटेन। ल्यूओ फैंगलिंग का माउंट फैंगलिंग फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत से कुछ दूरी पर स्थित था और ये दूरी केवल निर्जन वनों से ही भरी नहीं थी। रास्ते में ये यून ने परी ब्लैक बैम्बू के ठीक पीछे चलते हुए कई पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों के साथ साथ कुछ देशों को भी देखा। ये यून की दृष्टि बहुत अच्छी थी, इसलिए भले ही वह आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इन देशों में लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। उसने भीड़भाड़ वाली सड़कों के किनारे विक्रेताओं से सजे हलचल भरे शहर देखे। बेशक उनमें सैन्य घर और अंगरक्षक सेवाएं भी स्थापित थीं। देखने में वे तियान युआन युग की नश्वर दुनिया से कुछ खास अलग नहीं लगते थे। एकमात्र अंतर यह था कि शहरों में बड़ी संख्या में फे जाति के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने अभी तक अपना मानवीय रूप पूरी तरह से विकसित नहीं किया था। इन फे जाति के सदस्यों की पूंछ या शरीर पर बाल थे। कुछ के तो चेहरे तो इंसानों जैसे थे, लेकिन शरीर फे जाति के थे। क्या फे जाति में भी नश्वर प्राणी होते हैं? ये यून ने परी ब्लैक बैम्बू से पूछा, जब वह उन परियों को देख रहा था जिनकी ताकत साफ तौर पर औसत थी। परियों के बारे में उसकी धारणा पौराणिक उपन्यासों में वर्णित आत्माओं जैसी थी। क्या परियों की कमजोरी के बावजूद वे मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं? हाँ, फेरी ब्लैक बैम्बू अभी भी ये यून से आगे उड़ रही थी। तेज हवाओं के बावजूद उसका घूंघट जरा भी नहीं उठा। पहली पीढ़ी की फे जाति के जानवर या पौधे वे होते हैं जो दुनिया के सार को अवशोषित करने के बाद फे बनने के लिए अपनी दाव प्राप्त करते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होते हैं। हालांकि उनकी संतानें उनकी शक्ति विरासत में नहीं पा सकती हैं। कई फे जाति की रक्त रेखाएं समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। अंततः यह उन्हें साधारण और नश्वर बना देता है। ऐसी रक्त रेखाओं के परिणामस्वरूप कई फे जाति के नश्वर प्राणियों का जन्म होता है। उनकी शक्ति संभवतः शरीर के विकास के चरण में मनुष्यों की शक्ति के बराबर होती है। हालांकि फे जाति वंश को महत्व देती है और शक्तिशाली वंश वाली फे जाति अधिक शक्तिशाली होगी, लेकिन हर बात के अपवाद होते हैं। कुछ सामान्य वंश वाली फे जातियां विभिन्न कारणों या विशेष अवसरों के कारण धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा सकती हैं। वे शक्तिशाली वंश वाली फे जातियों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं। क्योंकि परी काली बांस यून के प्रति बहुत सम्मान रखती थी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक यून को सब कुछ समझाकर उसके संदेह दूर किए। तो बात कुछ ऐसी है। ये यून ने सिर हिलाया। शक्तिशाली फे जाति के लोगों का सामान्य वंश के लोगों से संतान होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जिस तरह साधारण जन्म के लोग अद्वितीय महान सम्राट बन सकते थे, उसी तरह सामान्य फे जाति भी शक्तिशाली बन सकती थी। ऐसा लगता है कि यद्यपि 12 दिव्य स्वर्गों में कई शक्तिशाली हस्तियां हैं, लेकिन नश्वर प्राणियों की भी कोई कमी नहीं है। हर कोई शक्तिशाली नहीं होता। जब ये यून इस बारे में सोच रही थी, तभी वे फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत पर पहुंच गए। फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत को देखकर ये यून मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद भी कुछ हद तक हैरान रह गई। ये पर्वत साधारण पर्वतों जैसा नहीं था जो आसमान को छूते हुए ऊंचे उठते थे। इसे बहुत ऊंचा नहीं माना जाता था, बल्कि इसकी ऊंचाई लगभग 100,000 फीट थी। हालांकि इसका क्षेत्रफल विशाल था। ऐसा लगता था मानो यह अपने आप में एक देश हो। पर्वत की चोटी पर महलों की लंबी लंबी इमारतें, साथ ही शराब उत्पादन के बड़े बड़े फार्म और जड़ी बूटी के बगीचे फैले हुए थे। इस समय फूल पूरी तरह खिले हुए थे, जिससे ये दृश्य फूलों के रंगीन सागर जैसा लग रहा था। पहाड़ पर पिघलती बर्फ का पानी पहाड़ की चोटी से तेजी से नीचे बह रहा था। यह कोई छोटी सी जलधारा नहीं, बल्कि एक गर्जना करती नदी थी। पहाड़ इतना विशाल था कि पिघलती बर्फ से बड़ी बड़ी नदियां बन जाती थीं। पर्वत की ढलान पर विशाल नदी संकरी होकर सैकड़ों झरनों का निर्माण करती थी, जिनकी ऊंचाई 10,000 फीट थी। वे नीचे गिरते हुए सफेद ड्रैगन की तरह दहाड़ते थे और नीचे की चट्टान से टकराकर प्रचंड गड़गड़ाहट पैदा करते थे।
क्या ये फायर क्लाउड स्टेट का मुख्य पर्वत है? ये तो बहुत विशाल है। ये युन ने जितने महल देखे उनकी गिनती करना लगभग असंभव था। इसके अलावा महलों के बीच असंख्य विशाल प्राचीन वृक्ष खड़े थे। वे देखने में बेहद भव्य लग रहे थे और महलों के आकार को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनमें 10 करोड़ लोग आराम से रह सकते थे। ये युन जानता था कि 10,000 परियों के स्वर्ग की चट्टान निचले लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए ऐसे महल परिसर के निर्माण के लिए अपार धन की आवश्यकता होगी। केवल योद्धाओं की दुनिया ही इतनी विशाल और भयावह संरचना का निर्माण कर सकती थी। इतने सारे महल हैं, क्या उन सभी में लोग रह सकते हैं? ये युन ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि फायर क्लाउड स्टेट में नश्वर जाति की संख्या शायद 10 अरब से अधिक थी, लेकिन लुओ वंश के असली शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा लगता था कि इन सभी महलों में लोगों का रहना असंभव था। परी ब्लैक बैम्बू ने हल्के स्वर में कहा, महल कई प्रकार के हैं। बुजुर्गों और उपासकों के महलों के अलावा नीचे के महलों में पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य रहते हैं। पृथ्वी अग्नि हॉल के प्रत्येक शिष्य को अपना स्वयं का महल परिसर दिया जाएगा। अग्नि बादल अवस्था में ऐसे नश्वर परियों की कोई कमी नहीं है जो अपने अपने देश संगठित करते हैं। हालांकि इन नश्वर परियों के देशों के सम्राटों के महल पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य के आलीशान निवास के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। फेरी ब्लैक बैम्बू ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी कही बात से ये युन चौंक गई। इसका मतलब ये था कि अर्थ फायर हॉल के प्रत्येक शिष्य को जो महल दिया जाता था वह एक नश्वर व्यक्ति के महल से कहीं बड़ा और आलीशान होता था। बेशक विलासिता का तात्पर्य सोने और चांदी जैसी भौतिक वस्तुओं से नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों से था। सभी प्रकार के खजाने, बर्तन और महल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे लकड़ी और पत्थर सभी मूल्यवान सामग्रियों से निर्मित थे। अग्नि बादल अवस्था में स्वर्ग अग्नि हॉल के प्रत्येक व्यक्तिगत शिष्य को एक पर्वत दिया जाता था। इसलिए यद्यपि पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य थोड़े हीन थे, फिर भी उन्हें महल दिए जाते थे। वहां पृथ्वी अग्नि हॉल के 1000 से अधिक शिष्य थे, जो एक साथ एकत्रित हुए 1000 से अधिक महलों के बराबर थे। बुजुर्गों, पुरोहितों और कानून प्रवर्तकों के स्वामित्व वाले महलों को मिलाकर वे फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत परिसर का निर्माण करते हैं। ये युन के चेहरे के भाव देखकर परी काली बांस ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि महल बहुत ज्यादा है? दरअसल ऐसा नहीं है। लुओ वंश लगभग 10 करोड़ वर्षों से अस्तित्व में है। इस दौरान इसमें उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी यह समय के साथ कायम रहा। हालांकि अग्नि बादल राज्य का इतिहास छोटा है, फिर भी ये 5 करोड़ वर्षों का है। अगर एक महल बनाने में 10,000 साल भी लगे तो भी 5,000 महल जमा हो जाएंगे। इसलिए ऐसे महल परिसर का निर्माण करना बहुत आसान है। जब परी काली बांस ने ये कहा तो ये युन चौंक उठी। हाँ, 100 मिलियन वर्ष या 50 मिलियन वर्ष के इतिहास का जिक्र करना तो आम बात थी, लेकिन वास्तव में उसका अनुभव करना, समय की उस अवधि की कल्पना करना लगभग असंभव था। इतने लंबे समय में किसी गुट की नींव और संचित शक्ति एक भयावह स्तर तक पहुंच जाती है। ये महल परिसर मात्र एक लघु रूप था। इसके निर्माण में लागत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक रही होगी, अन्यथा ये लाखों वर्षों के प्राकृतिक प्रभावों को सहन नहीं कर पाता। इतने सारे महल और इतने कम शिष्यों को देखते हुए प्रत्येक पृथ्वी अग्नि कक्ष के शिष्य को एक महल आवंटित करना कोई फिजूल खर्ची नहीं मानी गई। आखिरकार यदि महल का उपयोग नहीं होता तो वह यूं ही बेकार पड़ा रहता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डोनहू, बाइवेई और सनली जैसे विविध कार्यों में लगे शिष्य पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य बनने के लिए इतने उत्सुक थे। वे छोटे आदिवासी कबीलों से आए थे और जिस क्षण वे अर्थ फायर हॉल के शिष्य बने, ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने एक ही छलांग में स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। आखिरकार यह अग्नि बादल अवस्था थी, लुओ वंश की अग्नि बादल अवस्था। फायर क्लाउड स्टेट के वरिष्ठों को नजरअंदाज करते हुए अर्थ फायर हॉल के शिष्यों का दर्जा किसी नश्वर देश के सम्राट से कहीं अधिक ऊंचा था। इसका अंदाजा अर्थ फायर हॉल के शिष्यों के निवास द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा से लगाया जा सकता था। आम इंसानों से लेकर योद्धाओं तक ये स्वर्ग और धरती जैसा अंतर था। सम्राट की उपाधि होने मात्र से यह खाई नहीं भरी जा सकती थी। जरा सोचिए, जीवनकाल में हजारों गुना अंतर के बारे में, शक्ति में अंतर तो और भी ज्यादा होगा। अध्याय 790, पृथ्वी की अग्नि की आत्मा। जब ये युन अपने लिए आवंटित भव्य महल परिसर के सामने खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा मानो वह एक शाही कुलीन व्यक्ति में परिवर्तित हो गया हो। चाहे वह अतीत में तियान युआन की दुनिया हो या दिव्य वन्य भूमि। यद्यपि अतीत में ये युन का दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन उनका जीवन स्तर बेहद सरल था, उस विलासितापूर्ण जीवन से बिल्कुल अलग जो उनका इंतजार कर रहा था। ये युन ने महल के दरवाजों पर टंगी पट्टिका पर नजर डाली। उस पर बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिखे थे, हुआ युन महल। ये कितना बड़ा संयोग था कि उसके महल के नाम में भी युन शब्द था। फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत पर अर्थ फायर हॉल के शिष्यों के लिए 2000 महल तैयार किए गए थे, जो शिष्यों की संख्या से लगभग 2 गुने थे। इन 2000 महलों में से एक हुआ युन महल बहुत लंबे समय से खाली पड़ा था। इस समय ये युन के सामने नौकरों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। उनमें युवा पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। वे हुआ युन महल के दैनिक रखरखाव और सफाई के साथ साथ ये युन की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे। स्वर्ग अग्नि हॉल के शिष्यों की तुलना में पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों के सेवकों की संख्या कम नहीं थी। अंतर केवल इतना था कि सेवकों का साधना स्तर कम था। ये युन के सामने कई सेवक थे, लेकिन वे सभी नश्वर रक्त स्तर के थे, जो उन्हें नश्वरों के समकक्ष बनाता था। भविष्य में ये हुआ युन महल आपका निवास स्थान होगा। यह आपका शिष्य चिन्ह और पृथ्वी अग्नि हॉल की सूचना पुस्तिका है। जैसे ही परी काली बांस बोली, उसने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक धारा ये उनके हाथ में भेज दी। यह एक अंतरस्थानिक वलय थी। अर्थ फायर हॉल के शिष्यों को सौंपी गई कोई भी वस्तु अंतरस्थानिक वलयों में संग्रहित की जाती थी। क्या आपके कोई और प्रश्न है? फेरी ब्लैक बैम्बू ने पूछा। ये युन ने अपने शब्दों के चुनाव पर विचार करते हुए थोड़ा संकोच किया।
अंत में उसने कहा, वरिष्ठ, ये शिष्य जानना चाहता है कि लुओ वंश की शाही राजधानी में प्रवेश करने का सबसे तेज तरीका क्या है। 10 करोड़ वर्षों से अस्तित्व में रहे लुओ वंश की नींव लगभग अकल्पनीय थी। केवल एक फायर क्लाउड स्टेट के पास ही अपार संसाधन थे। फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत की विशालता देखकर ये उनको गहरा सदमा लगा। हालांकि लुओ वंश का राज्य निश्चित रूप से शाही राजधानी से हीन था। लुओ वंश की शाही राजधानी वास्तव में इतनी विशाल और उज्ज्वल संभावनाओं वाली जगह थी कि वहां बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। ओह, तुम लुओ वंश की राजसी राजधानी में प्रवेश करना चाहते हो? ये यून का प्रश्न सुनकर परिकाली बांस की आंखों में एक चमक आ गई। वह ये यून के प्रश्न में छिपे अर्थ को समझ गई, इसलिए उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि अग्नि बादल राज्य तुम्हारे विकास के लिए बहुत छोटा है? जब परिकाली बांस ने यह कहा तो उसकी आंखें तेज हो गईं, जिससे ये यून थोड़ा लड़खड़ा गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, शिष्य का यह मतलब नहीं था। यह सच नहीं था कि ये उनका मानना था कि अग्नि बादल अवस्था उसकी उन्नति के लिए अपर्याप्त है। वास्तव में अग्नि बादल अवस्था की विरासत के साथ यह उसके जैसे युवान ओपनिंग स्तर के योद्धा के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। हालांकि जीवन में जितना ऊपर जाते हैं उतना ही उस विशाल मंच से घृणा कम होती जाती है जिस पर वे खड़े हैं। यदि उन्हें लुओ वंश की राजधानियों में जाने का अवसर मिलता तो ये यून निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ते। फायर क्लाउड स्टेट की तुलना में वहां स्वाभाविक रूप से बेहतर अवसर थे। मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐसी महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक का लक्ष्य मत रखो। तुमने माउंट फैंगलिंग में केवल 3 नए शिष्यों को हराया है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम लुओ वंश की राजधानियों में प्रवेश करने के योग्य हो गए हो? तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि माउंट फैंगलिंग की स्वामी, जहां से तुम आए हो, लुओ फैंगलिंग भी लुओ वंश की राजधानियों में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसके अलावा वह हेवन फायर हॉल की सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक है। लुओ वंश में 196 राज्य हैं, जिनमें लुओ फैंगलिंग जैसे कई लोग हैं। उन सभी का एक ही लक्ष्य है, राजधानियों में प्रवेश करने के लिए बिना आराम किए अथक साधना करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सभी को हरा सकते हो? काली बांसुरी परी अपनी कठोर और सख्त छवि के अनुरूप ही बोलती थी। उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कई शिष्य अनुशासित कर्मचारी असफल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को भी गहरा आघात पहुंचा। फेरी ब्लैक बैम्बू ऐसी ही एक शख्सियत थी। जिन युवाओं में थोड़ी बहुत प्रतिभा होने के बावजूद उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी, उन्हें अक्सर उनकी परीक्षाओं में बैठने से भारी झटका लगता था। ये यून ने फेरी ब्लैक बैम्बू के तीखे जवाब का कोई घमंडी जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, वरिष्ठ ने जो कहा वह सच है। इस कनिष्ठ का इरादा फायर क्लाउड स्टेट को नीचा दिखाने का नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि जो फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य लुओ वंश की राजसी राजधानी में प्रवेश करने का लक्ष्य नहीं रखते, वे हमेशा फायर क्लाउड स्टेट में ही फंसे रहेंगे। मेरा मानना है कि फायर क्लाउड स्टेट भी ऐसे शिष्यों का पालन पोषण नहीं करना चाहता। क्या मैं सही हूं? ये यून की बातें सुनकर परिकाली बांसुरी की भौहें तन गईं। तुम तो वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो। तुम सही कह रही हो। अग्नि बादल राज्य ऐसे लोगों को पोषित करना चाहता है जो अग्नि बादल राज्य को छोड़कर 10,000 परिस्वर्ग में प्रकृति के स्वामी बन सके। ये कहकर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? काली बांसुरी परी का हर शब्द आक्रामक था, लेकिन ये यून ने उसकी वजह से अपना रुख नहीं बदला। उसने कहा, 10,000 परियों का स्वर्ग शक्तिशाली लोगों से भरा है, इसलिए प्रकृति को अपने वश में रखना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं है। इस कनिष्ठ को 10,000 परियों के स्वर्ग में अपनी शक्ति का महत्व नहीं पता, लेकिन हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। वरिष्ठ क्या सोचते हैं? ये यून अपने शब्दों में दृढ़ था, हर शब्द आत्मविश्वास से भरा था, उसमें जरा भी अहंकार नहीं था। अंततः परिकाली बांस ने ये यून से आक्रामक प्रश्न पूछना बंद कर दिया। उसने सिर हिलाते हुए हल्के स्वर में कहा, राजधानी एक गहरे तालाब की तरह है। जैसे ही आप राजधानी में प्रवेश करते हैं, आप अनिवार्य रूप से इसकी गहराई में कदम रख देते हैं। यह मत सोचिए कि केवल कुछ प्रतिभाओं का होना ही आपको फलने फूलने और समृद्ध होने की अनुमति देगा। जैसे ही कोई बड़ी लहर आती है, आपकी साधना का स्तर लहरों में एक छोटी नाव की तरह होता है, जिसके बड़ी लहर में डूबने की पूरी संभावना होती है। फेरी ब्लैक बैम्बू ने अचानक कुछ गहरा और अर्थपूर्ण कहा, जिससे ये यून थोड़ा हैरान रह गई। राजसी राजधानी एक गहरे पानी के कुंड की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि वह केवल शाही राजधानी में मौजूद असंख्य प्रतिभाओं और तीव्र प्रतिस्पर्धा का जिक्र नहीं कर रही थी। वह कुछ और गहरी बात कहना चाह रही थी। क्योंकि परिकाली बांस ने इस बारे में विस्तार से बताने का इरादा नहीं किया था, इसलिए ही उनने आगे पूछताछ नहीं की। उसने इसे मन में गुप्त रूप से रख लिया। इस समय परी ब्लैक बैम्बू ने फिर कहा, अर्थ फायर हॉल की पुस्तिका पढ़ो। यदि तुम अर्थ फायर की आत्मा की मान्यता प्राप्त कर लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए राजमहल में प्रवेश की व्यवस्था कर सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे कौशल पर निर्भर करेगा कि तुम ऐसा कर पाओगे या नहीं। पृथ्वी अग्नि हॉल के नियमों के अनुसार मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर तुम मेरे नामात्र के शिष्य माने जाओगे। 20 दिन बाद पृथ्वी अग्नि की आत्मा सबसे प्रबल होगी। समय आने पर तुम्हें बस मुझे ढूंढना होगा। पृथ्वी की अग्नि की आत्मा। ये यून ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद कहा, जी हाँ सीनियर, ये जूनियर इसे याद रखेगा। परी काली बांस के बोलने के बाद वह तैरती हुई दूर चली गई। वह ये यून को अकेला छोड़कर चली गई, जिसने अंतरस्थानिक अंगूठी को धीरे से अपने हाथ में पकड़ रखा था। नौकर अभी भी एक तरफ खड़े थे, ये यून के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये यून ने उन पर एक नजर डाली। ये सेवक अधिकतर नश्वर परियों में से चुने गए थे। पुरुष तगड़े और मांसल थे, जबकि महिलाएं या तो पवित्र और सुंदर थी या उनके चेहरे मोहक और कामुक थे। फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत पर रहने वाले सेवकों की संख्या संभवतः लाखों में थी। नश्वर परियों के लिए अग्नि बादल राज्य के मुख्य पर्वत में प्रवेश करके शक्तिशाली देवताओं की सेवा करना स्वाभाविक रूप से एक हार्दिक इच्छा और एक अवसर था। इसलिए अग्नि बादल राज्य द्वारा चुने गए सेवक रूप और शारीरिक बनावट के मामले में सबसे उत्कृष्ट नश्वर परियां थीं।
जो दिखने में कमजोर थी, उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। ये यून ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया और कहा, आप जा सकते हैं। जी हाँ। नौकरों का समूह पीठ झुकाकर पीछे हट गया। ये देखकर ये यून मन ही मन मुस्कुराया। सच में उसे शाही जीवन जीने का अनुभव हो रहा था।